ओके, हर हर महादेव मित्रों। पढ़ाने की इच्छा मेरी बहुत है, कंटेंट, पर कुछ और बोलने की पहले इच्छा है। गाना छोड़ो, काम की चीज बोल रहा हूं, क्योंकि आज का लेक्चर वापस नहीं ले पाऊंगा मैं कंटेंट से बाउंड हूं, मेरे को सही समय पे सिलेबस खत्म करना है। मैं पढ़ाने के हिसाब से आया था, कल मैंने लेक्चर भी प्रिपेयर किया था आज क्या पढ़ाना है, पर रिजल्ट देख के मेरे को लगता है कुछ चीजों के बारे में तुमको सीरियस हो जाना जरूरी है। डोंट टेक इट एज अ टाइम पास, दिस सिंगल थिंग कैन चेंज द एंटायर रिजल्ट ऑफ योर्स। सो प्लीज फोकस वेरी केयरफुली और सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। सिंपल as it is being said, this is a kind of strategy भी दूंगा, समझाऊंगा भी क्या करना है, बिहेवियर, नेचर, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, 15% इज अ रिजल्ट फॉर फाउंडेशन which is less than 90% result of inter, which is less than roughly 20% results of final. सी, जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे उसके पहले समझ जाओ कि ICAI करना क्या चाहता है, बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वॉट एवर यू डू विल नॉट बी इन द डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, इस पूरे रिजल्ट से यह समझ में आता है कि भाई साहब एंट्री पे ही फिल्टर लगा दिए है, ठीक है। सिर्फ ऐसा आप समझ के रखिए कि फाउंडेशन और इंटर का 19% जो रिजल्ट है, इंटर का तो प्रोबेबली इसके बाद में और कम होगा, क्योंकि लास्ट इंटर का डबल सेमेस्टर अटेम्प्ट कहा जाता था, अब से जो इंटर का एग्जाम होगा वो ट्राइमेस्टर में काउंट होगा। तो इंटर भी प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम 15% रिजल्ट के आसपास निकालेंगे। सी व्हाई दिस इक्वेशन इज, प्लीज डू अंडरस्टैंड। साल में 25% जब रिजल्ट फाउंडेशन का लगता था, रफली 80,000 स्टूडेंट्स पर एग्जाम बैठते थे, तो 80,000 प्लस 80,000 दैट इज रफली 1,60,000 स्टूडेंट टू 1,50,000 स्टूडेंट साल भर में एग्जाम देते थे। जब इंस्टीट्यूट 25% या 30% रिजल्ट लगाता था, लेट्स टेक अ ब्रैकेट, तो इंस्टीट्यूट साल भर में 45,000 टू 50,000 स्टूडेंट फाउंडेशन के पास कर रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अगर साल भर में उनको इतना ही डिजिट मेंटेन करना है, इससे होगा क्या? प्राइमरी अभी तक क्या होता था, बच्चा फाउंडेशन में एंटर करता था, फाउंडेशन में वो रिजल्ट लेके आता था, इंटर इतना टफ चला आता था कि आधे बच्चे या 20-30% बच्चे इंटर से ही गायब हो जाते थे, दे शिफ्ट टू अदर फील्ड्स लाइक ACCA एक्सेट्रा। तो इंटर लेवल पे बच्चा फिल्टर होकर बहुत ड्रॉप आउट हो जाता था, ठीक है। हमारे साथ में भी ऐसा हुआ, जब से हम पढ़ रहे तब हमने भी ये चीजें देखी है। कई सारे हमारे दोस्त इंटर लेवल पे क्लास में तो थे, उसके बाद में उन्होंने सीए करना छोड़ दिया था, काइंड ऑफ। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, प्लीज टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी फर्स्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड देन फाइनल पे जब जाते थे तो फाइनल इतना टफ है कि बच्चा आर्टिकलशिप वगैरह कर लेता था, उसको एक्सपीरियंस आता था, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रैक्टिस में ही इन्वॉल्व हो जाता था रादर देन फाइनल पास करे। तो फाइनल का पासिंग परसेंटेज भले ही ना रहे, पर वो बच्चे को जॉब लग जाती है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में सेटल हो जाता है, कमाना धमाना शुरू कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ द पब्लिक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल से वो ड्रॉप आउट करके डिसाइड कर लेता है कि मैं फाइनल कभी बाद में करूंगा, पहले कमाना शुरू कर दूं। दीज आर द सिचुएशंस, प्लीज डू अंडरस्टैंड, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई हैव टू टेल यू व्हाट इज द रियलिटी। नाउ अब उन्होंने क्या किया है, पहले भी 40-50,000 का 45 to 50,000 स्टूडेंट पास होते हैं, अभी भी 45 to 50,000 ही पास होंगे, सिर्फ अभी 30% दो अटेम्प्ट में या 25% दो अटेम्प्ट में पास करने की जगह 15% वो हर अटेम्प्ट में पास करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? प्रोबेबली ये अगर फाउंडेशन पे हो रहा है तो ट्रस्ट मी ये इंटर पे भी होगा, अदरवाइज दे कैनॉट मैनेज सच अ क्राउड। और उनको सीए बनाना है, पर किसी को भी सीए नहीं बनाना है, जो मेहनत करता है, जो कंसिस्टेंट है, उसको सीए बनाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने ट्राइमेस्टर अटेम्प्ट ही इसलिए किया कि भाई साहब जो पासिंग परसेंटेजेस है या जो स्टूडेंट 6-6 महीना वेट करते हैं उसको रोका जा सके, कि 6 महीना वेट ना करने पड़े। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है।
बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को ऐसा लगता है, हमने आरजे सर से भी कल रात को डिस्कस किया, विजय सर से भी डिस्कस किया, बहुत सारे बच्चों ने मे का एग्जाम सिर्फ दिया है। दे नो दैट दे विश टू अपीयर इन द सितंबर, उनके सिलेबस खत्म हो चुके थे, सो दे जस्ट ट्राइड इट कि चलो एग्जाम दे देते, पास हो गए तो हो गए। बट लेट मी टेल यू, ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसने सिर्फ एग्जाम देने के लिए दिया है, वो ऐसे रिजल्ट में पास ही नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं, ट्राइमेस्टर का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। ट्राइमेस्टर अटेम्प्ट में बच्चा अगर ये ट्राई करेगा कि सिर्फ देने के लिए मेरे को एग्जाम देना है, लकीली पास हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे, ऐसा बच्चा ट्राइमेस्टर में पास नहीं होगा। दिखने के लिए तुमको लगेगा कि मैं 3 बार एग्जाम दे सकता हूं, पर ऐसा बच्चा पास ही नहीं होगा जो सिर्फ लक बाय चांस बेसिस पे एग्जाम दे रहा है। उसके लिए बहुत ही खूंखार लक चाहिए फिर पास होने के लिए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन करोगे तो पास होंगे, प्रोबेबली नॉट इन दिस एग्जाम, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट एग्जाम, पर पास कंफर्म होंगे। जो मेहनत करेगा वो पास होगा। द एंटायर थिंग, मैंने इसके पहले ही बोला था, द एंटायर थिंग इज शिफ्टिंग फ्रॉम शार्पनेस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज टू द कंसिस्टेंस एबिलिटीज, टू द मेहनत। तो इंस्टीट्यूट तुम्हें और मेहनती बना रही है। तो इससे एक टेक आप लेके जा सकते हो ये पूरे सिनारियो से। प्रोबेबली ये सिनारियो आपको समझ में आया नहीं आया, पर एक टेक आप लेके जा सकते हो, वो ये है, द वन हु विल बी कंसिस्टेंट, द वन हु विल बी मेहनती, जो सीरियसली एग्जाम देगा उसके पास होने के चांसेस ज्यादा है। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोले एक बार सुनो। सो दोज, अब डर मेरे को उन लोगों का है जो होशियार है। आप होशियार हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद नहीं था फ्रैंकली। आप अगर होशियार हो तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि होशियार पर्सन का दिमाग ही उसके खिलाफ वर्क करता है। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। तो अगर आप होशियार हो, क्लेवर हो, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ वर्क करेगा। अभी जो लास्ट में अगर आपने बंदा देखा होगा थोड़ा सा, जिसने बोला मेरे को मेरे दोस्त ने संभाला, ही इज प्रोबेबली क्लेवर, मैं बोल सकता हूं, अभी वो नहीं है तो ही इज प्रोबेबली क्लेवर, और उसके क्लेवरनेस की वजह से ही वो आलसी था। बट सी, इट्स नॉट अ जोक कि 1.5 महीना 4 घंटा जाग के पढ़ाई कर लेना। 1.5 महीना 4 घंटा सो के सिर्फ अगर वो पढ़ाई कर रहा है और पास हो रहा है, दैट मीन्स ही इज अ क्लेवर। अब सिर्फ उसको मेहनत करने की जरूरत थी, जो आखिरी 1.5-2 महीने में की। मेहनत तो हर एक को करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? वो गया था, मेहनत तो हर एक को करनी पड़ेगी। उसने मेहनत की इसलिए वो बच गया, अगर वो मेहनत नहीं करता तो बचना मुश्किल था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट इज वेरी गुड थिंग कि उसने किया, कि उसको टाइम पे वेकअप कॉल आया और उसने समझदारी, दैट दिस इज अ मैच्योरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार सुनो। अब बात करते हैं प्लान की। देखो 4 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट्स है? 4। लेट्स डिस्कस अबाउट प्लान। पहली बात तो ये लेक्चर अगर वर्चुअली भी कोई देख रहा है जो फेल हुआ है, मैं उनको ही बोलना चाहूंगा, ये रिजल्ट दिल पे लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 15% रिजल्ट में आप फेल हुए हो, बहुत कम मार्क्स से अगर फेल हुए हो, तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल कंफर्म पास हो जाओगे। सिर्फ आपको प्लान स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करना है। नाउ जो फ्रेशरली आप सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज डू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजी वेरी केयरफुली। पहले तो 4 सब्जेक्ट्स है, दैट इज अकाउंट्स, सेकेंड इज योर लॉ, थर्ड इज योर मैथ स्टैट्स, एंड फोर्थ इज योर इको। अब इसमें अगर हम बात करें तो मैथ स्टैट्स एंड इको आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज से बात बन जाएगी। पर इन सब्जेक्ट में व्हाट यू शुड वर्क ऑन इज क्लिक। कितने फास्ट, कितने जल्दी पढ़ी हुई चीजें तुम्हें याद आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस सब्जेक्ट में व्हाट यू शुड ऑलवेज ट्राई is try just sit and remember the things. Just sit and क्या बाजू से remember the things, remember the concepts. आप पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आप फंस जाओगे। आपने आना है, इको की बुक खोलनी है, इनकेस अगर आप इको पढ़ रहे हो, इको की बुक खोलनी है, आंखें बंद करनी है, टॉपिक का नाम पढ़ना है, आंखें बंद करनी है और पूरा टॉपिक याद करने की कोशिश करनी है। सी, एग्जाम में 100 मार्क के लिए तुम्हारे क्लिक और मेमोरी के ऊपर सब चीजें डिपेंड है। तुम जाके सिर्फ पढ़ोगे और तुम्हें क्लिक नहीं होगा, फायदा नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू वर्क, प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं आपके ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है ये बता रहा हूं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्लिक्स, कितने सेकंड में कितने जल्दी कौन सा वाले सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू वन सिंगल थिंग। आपने कंसेप्ट का नाम पढ़ना है, आपने आंखें बंद करनी है,
पूरा रिमेंबर करना है, इको में स्पेसिफिकली पूरा रिमेंबर करना है। फिर आंखें खोलनी है, कंसेप्ट पढ़ना है, जो याद नहीं आ रहा सिर्फ उन चीजों को मार्क करके रखना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो तो सिर्फ वही मार्क्ड चीजें आपको दिखे जो आपको याद नहीं आती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यू विल बी सरप्राइज, नेक्स्ट टाइम के रिवीजन में आपको वो भी याद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने मार्क किया है। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक टू पास इको। हाँ, प्रोवाइडेड कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% पहले से हो, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो मुझे बताइए इको में क्या करना है? यू हैव टू सिट, क्लोज योर आइज, रिमेंबर द कंसेप्ट। जो याद नहीं आ रहा उसे क्या करना है? मार्क करना है, और नेक्स्ट टाइम रिवीजन में उसी को याद करना है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार, सुनो। इन मैथ्स यू हैव टू डू अ रफ सॉल्विंग। यू हैव टू डू केवल एक बार रफ सॉल्विंग। वैसे भी मैथ्स के अंदर आपको एक पेपर मिल जाता है रफ सॉल्विंग के लिए बाजू में, बोलो हाँ है ना? ऑब्जेक्टिव्स के केस में यस और नो? सो यू हैव टू डू कौन सा सॉल्विंग? रफ सॉल्विंग। मैथ्स में जितना फास्ट आपका रफ सॉल्विंग होगा, जितना फास्ट आपका रफ सॉल्विंग होगा, डजंट मैटर किसको समझ में नहीं आ रहा, आपने एक लाइन भी मारी और उस लाइन का मतलब आपके लिए कोई इक्वेशन है, दैट इज बेटर। ठीक है, आपने सीधी लाइन मारी और उसका मतलब आपके लिए कोई इक्वेशन है, हमेशा बहुत अच्छी बात है। सो इन मैथ्स व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू फाइंड द डिफरेंट वेज टू स्पीडीली सॉल्व द क्वेश्चन। रफ सॉल्विंग सबसे स्पीडियर होना चाहिए, ठीक है, एंड एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो अगले 1 महीने तक के आप ये वर्क करो कि आप जो रफ सॉल्व कर रहे हो उसके खुद के कुछ डेफिनेशन बना लो। जैसे डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, उसमें आपको लगता है कि इंटीग्रेशन पूरा लिख नहीं सकते, डेरिवेटिव dx by dy का इक्वेशन लिख नहीं सकते, तो ऐसे केस में आप उसको कोई कनोटेशन दे दो कि आई विल जस्ट राइट डाउन वन सिंगल लाइन दैट इज dy by dx, क्योंकि आप हर एक बार रफ सॉल्विंग करते हो, हर एक टर्म्स को यूज नहीं कर पाओगे। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैथ्स में जितना फास्ट आपका रफ सॉल्विंग होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रफ सॉल्विंग, ये 2 चीजें आपकी जितनी फास्ट होगी उतने फटाफट आपके आंसर आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? एंड इन मैथ्स स्पेसिफिकली एक बंदे से हम टेक लेके जा सकते हैं जिसने 59 को अटेम्प्ट करके 59 पूरे कमाए। क्या टेक लेके जा सकते हैं? वॉट एवर यू आर सॉल्विंग, डू इट एक्यूरेटली, क्योंकि मैथ्स जैसे पेपर में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना? ऑब्जेक्टिव्स में पूरे के पूरे। सो वॉट एवर यू सॉल्व इन द एग्जाम, ट्राई टू डू इट परफेक्टली। तुम 70 का कर रहे हो, परफेक्टली करो, इंश्योर कर लो कि तुम सही कर रहे हो। 80 का कर रहे हो, परफेक्टली करो। 60 का कर रहे हो, परफेक्टली करो, यू विल पास। इज इट वेरी क्लियर? खुद ने जितना सॉल्व किया उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। इसलिए आपको रफ सॉल्विंग की प्रैक्टिस ही मैथ्स में सबसे ज्यादा करनी है। नाउ लेट्स कम टू अ डिफिकल्ट पार्ट। अकाउंट्स और लॉस सॉल्विंग है। अकाउंट्स, अब बात को समझ जाइए। इसके बाद में देखो 5 तारीख के आसपास आपके एग्जाम क्लासेस खत्म हो जाएंगे। 12 घंटा दिन का ये मिनिमम है। 12 घंटा दिन का ये क्या है? मिनिमम है। ठीक है, आपका एक लाइव स्ट्रीम में आपका एग्जाम लगा हो ना लगा हो, आपके अटेम्प्ट लगे हो ना लगे हो, आप फ्रेशर हो, याद रखिएगा 12 घंटा दिन का मिनिमम है। अगर कोई बंदा 4 घंटा सो के भी पढ़ रहा है, इसका मतलब उसका आउटपुट अबव 16 आवर्स है। जो लास्ट वाला बंदा देखा उसका आउटपुट अबव 16 आवर्स है। तो 12 घंटा तो मिनिमम है। इसके ऊपर आप क्या करते हो? बैरियर तोड़ो, जो फर्स्ट पर्सन ने बोला, बैरियर तोड़ो, खुद के बैरियर तोड़ो। कभी अगर आप 12 घंटा इफेक्टिवली रीच आउट कर जाओ, आधा 1 घंटा ज्यादा पढ़ो, बैरियर तोड़ो। अगले 1-1.5 महीने तक से बैरियर तोड़ने। अब ये 4 सब्जेक्ट में से डिसाइड कर लो आपका वीक कौन सा है। ठीक है, चूज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड देन अलोकेट अ टाइम। अब बेसिकली 12 घंटे के हिसाब से तुम्हारा समय डिवाइड होना चाहिए 3:3:3:3:3 1:1:1:1:1। पर अब जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इसमें से लेट्स से, अब मेरे को मेरे सब्जेक्ट के बारे में पता है इसलिए मैं एग्जांपल लॉ का ले रहा हूं। लेट्स से तुम्हारा सब्जेक्ट लॉ वीक है, देन इट डज नॉट बिकम 3:3:3:3, इट बिकम 3:4:3:3। तुमको 1 घंटा लॉ के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग 12 में से मैं ज्यादा प्रोपोर्शन दूंगा, नहीं, जो वीक है उसके लिए 12 के प्लस 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये तुम्हारी वीकनेस है ना, क्योंकि 12 घंटा तो हर पास होने वाला बच्चा पढ़ रहा है, 12 घंटा तो हर पास होने वाला बच्चा पढ़ रहा है ना, तो तुम्हारी वीकनेस के लिए तुमको एक्स्ट्रा समय देना चाहिए। तुम थोड़ी ना ये बोल सकते हो मेरा वीकनेस है तो मैं 12 घंटे में से ही 4 घंटे लॉ को दे दूंगा, बचे हुए सब में अपोर्शन कर दूंगा। दिस इज नॉट अ वे टू पास, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अब तुम्हारा अगर लॉ वीक है तो 3 घंटा तुमने अकाउंट्स को देना है, 4 घंटा तुमने लॉ को देना है, 3 मैथ्स 3 इको। इसमें भी अगर किसी के बैकलॉग वगैरह डिपेंड है, बैकलॉग वगैरह बाकी है, उसको स्पेसिफिक एक्स्ट्रा समय देना ही पड़ेगा। यू कैन स्ट्रेच इट टू 15 आवर्स। देखो सिंपल सी बात है, खाना
6 घंटा सोना, 6 घंटा मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 6 घंटा सोना, खाना, और दिन का आधे पौन घंटे का एक्सरसाइज और मेडिटेशन छोड़ के पूरा टाइम तुमने पढ़ना चाहिए। सर नहाना वगैरह उस वक्त भी पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं मेरे सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन में मेरे तो पूरे थ्योरी पेपर थे, ये तो तुम्हारे 2 ऑब्जेक्टिव है, हमारे तो पूरे राइटिंग थे, मैथ्स हमको सॉल्व करके देना पड़ता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसमें हम पास हुए। तो जब हम नहाते भी थे लास्ट 1-1.5 महीने में, मेरे यहाँ पे एक विंडो था बाथरूम को, वहाँ पे मैं बुक रखता था थ्योरी पेपर का, कोई भी लॉ वगैरह, एंड उसको को बुक पढ़ते पढ़ते नहाता था। या आई हैव डन दिस। दिस साउंड्स इनसेन, दिस साउंड नॉनसेंस, बट ये मैं बोल रहा हूँ ये कभी कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने ही वाला है। कुछ दिनों बाद तो मैं आपको खाते वक्त भी यही बोलूंगा कि पढ़ना है, उस वक्त भी कैसे पढ़ना है उसकी भी टेक्निक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो दिया है, हेडफोन लगाओ, खाते वक्त सुनते सुनते पढ़ लो। और क्या अच्छी बात है कि खाने के साथ कंसेप्ट भी अंदर जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? सी, इफ यू विश समथिंग विथ होल हार्ट एंड सोल ना, देन ओनली इट विल हैपन। एंड सीए इज सच अ काइंड ऑफ डिग्री, यू हैव टू विश इट विथ होल हार्ट, सोल, बॉडी, एवरीथिंग। ठीक है, तुमको हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एवरी सिंगल थिंग यू नीड टू सेक्रीफाइस। और अगले 1 महीने तक तो सोचना भी मत, ये तुम्हारे जो भी, वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड, चोचले है। ठीक है, कि मेरे को सर पढ़ाई का मूड नहीं है, दिस नॉट टाइम फॉर योर मूड, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। अब मेरे को मूवी देखना है, दिस नॉट टाइम फॉर योर मूवी। मैं आधा घंटा टीवी देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, परसेंटेज 15% है। ठीक है, मैंने कल क्या क्या मैसेज देखे, सर 197 स्कोर आया है, फेल हो गया, 198 स्कोर आया, फेल हो गया। मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम खोल के देखिए एक बार जरा, जीवन में पता चलेगा। वहां बच्चों ने कमेंट्स डाले, 185, 187, 190, 192, 195, 197। अरे कुछ स्कोर है फेल होने के? अगर नॉर्मल रिजल्ट लगता, ये सब बच्चे पास थे। जब भी तुमको ऐसा लगे ना कि आधा घंटा टीवी देखने से क्या हो जाएगा, याद करना ये सब स्कोर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग। ठीक है, देखना उस बंदे की हालत जो 197 के ऊपर फेल हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैसे के कैसे बच्चे फेल हुए। 320 वाला फेल नहीं होता है ये, दिस ईयर ये भी बोल दूं मैं, ये जोरा एग्जैजरेटेड है, कुछ मार्कशीट हवा में घूम रही है, 95, 97, 98 एंड इधर किधर तो भी लॉ के अंदर 35, ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट भी इम्जिकल नहीं है वो। अगर 3, और दूसरी बात, ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो 3 सब्जेक्ट में 97 लेके आता और लॉ में 35 लेके आए। आर यू सीरियस? ये सब फर्जी मार्कशीट होते हैं। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने ये बोला है, खुद साक्षात चेयरमैन ने बोला है, और ये इंस्टीट्यूट का पॉलिसी है। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, अगर आप 3 सब्जेक्ट में पूरे तरीके से पास हो, एग्रीगेट में भी आप निकल रहे हो और आपको 3 या 4 मार्क चाहिए, इवन 5 मार्क चाहिए कोई एक सब्जेक्ट पास होने के लिए, तो इंस्टीट्यूट 5 मार्क तक के ग्रेस मार्किंग करता है, प्रोवाइडेड बाकी 3 सब्जेक्ट इंडिविजुअली पास होने चाहिए और एग्रीगेट में भी आपका टोटल ज्यादा होना चाहिए, तो आपको एक सब्जेक्ट में 5 मार्क। ऐसा कोई मार्कशीट, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने चैलेंज किया है कि ऐसा कोई मार्कशीट नहीं है जिसके अंदर अगर वो तीनों सब्जेक्ट और एग्रीगेट में पास है तो चौथे सब्जेक्ट में हमने 3 या 4 मार्क्स से उसको फेल किया हो। ऐसा मार्कशीट ही इंडिया में नहीं है। तो आप जितने भी ऐसे मार्कशीट देखोगे उनके ऊपर भरोसा करना मत। इंस्टीट्यूट को सीए बनाने हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, पर उनको अच्छे सीए बनाने हैं, किसी को भी सीए नहीं बनाना है, नहीं तो इंस्टीट्यूट को खोल के रखते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी प्लीज डू, उनका भी प्रेशर समझो, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, नहीं तो बाद में तुम ही गाली दोगे पास होने के बाद। उनको प्रोफेशन का स्टीम मेंटेन करके रखना है, मोनोपोली मेंटेन करके रखना है। तुम सीए बन गए और बाद में तुमको पता चला रिजल्ट बढ़ गया, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दे हैव टू आल्सो मेंटेन दैट, दैट इज व्हाई इट इज देयर। और ये जो बाकी सब मार्क्सशीट है, मेरे को भी आई है 98 एंड 97 एंड 34 इन द लॉ, ये नहीं होता है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। और ऐसा कोई बंदा भी नहीं होता है जो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ता है और लॉ नहीं पढ़ता, प्लीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वो 3 सब्जेक्ट में 90 लाने की अगर हिम्मत, 90 छोड़ भाई, तू 3 सब्जेक्ट में 60 लाने की भी अगर वो हिम्मत रखता है ना, तो लॉ में मिनिमम 40 लेके आएगा वो, नहीं तो इंस्टीट्यूट उसको दे देगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये चीजों के अंदर मत फंसिए, ठीक है। नाउ लेट्स टेक टू द बेसिक्स। जो भी आप कर रहे हो, खाना, सोना, नहाना, वॉट एवर इट इज, बेसिक थिंग्स छोड़ के तुमने पूरा टाइम पढ़ना चाहिए। हम किए थे इसलिए हम सीए है, ठीक है। हाँ, खुद की बॉडी और खुद का वाइब्रेंस मेंटेन करने के लिए, दिमाग का वाइब्रेंस मेंटेन करने के लिए 45 मिनट्स कंसिस्टेंटली आपने वर्कआउट करना चाहिए। नहीं आपको कुछ आता, आधा घंटा रनिंग के लिए चाहिए, आने के बाद में 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, बेस्ट है लाइफ में। सर पर इससे तो मेरा समय वेस्ट होगा, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस 45 मिनट्स विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी बाय 3 आवर्स। प्लीज डू अंडरस्टैंड। सी, तुम्हारा टूल तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा माइंड है। मुझे एक बात बताओ, जब झाड़ काटने जाते हैं तो सबसे पहले 2 टाइप के लोग रहते हैं, 2 टाइप के
वुड कटर्स रहते हैं, एक जो एक्स मिली उससे ठोकना शुरू कर देते हैं और 8 घंटे तक झाड़ काटते हैं। या तो फिर तुम वो बन सकते हो जो 3 घंटे तक शार्प करे और अगले 1 घंटे में झाड़ काट दे, फिर भी 2 घंटे का बोनस है। सो यू हैव टू कीप योर बॉडी एंड माइंड वाइब्रेंट, सो यू हैव टू वर्कआउट। 20-25 मिनट भाग के रनिंग करके आना, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, बेस्ट है, दुनिया में उससे अच्छी चीज नहीं है कोई। तीसरा वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग करो, पर तुम्हें 45 मिनट्स खुद को देना जरूरी है टू कीप योर टूल, टू कीप योर वेपन वाइब्रेंट, क्योंकि तुम्हारा वेपन जितना शार्प रहेगा उतना पढ़ाई अच्छा होगा। 3 घंटा तुम्हारा इफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यू विल फील लाइक कि मैं हैप्पी भी और मैं पढ़ भी पा रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। तो ये सब छोड़ के पूरा समय तुमने क्या करना चाहिए? बोले एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब उसमें तुम 12 घंटे के ऊपर जितना, देखो एक बात याद रखना, 3 घंटे ये तो बेसिक है चारों सब्जेक्ट के, ये तो देने ही है। फिर जो सब्जेक्ट वीक है उसका 1 घंटा ऐड करो, और जो सब्जेक्ट का बैकलॉग है उसका 1 घंटा ऐड करो। इज इट वेरी क्लियर? तो तुम्हारा ये 15 घंटे तक के एक्सटेंड हो सकता है, और करना ही है, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। 3 घंटा अकाउंट्स के लिए, सिंपल सी बात है, 1:2 के इक्वेशन में जाइए। वैसे मनीष सर अगर जो बोलेंगे वो फाइनल मान लीजिएगा, मैंने जो किया था वो स्ट्रेटेजी में देने की कोशिश कर रहा हूं, काम में आए तो ले लेना, वरना मनीष सर जो बोले वो पहली चीज। सो 1:2 के प्रोपोर्शन में चाहिए। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन टोटली सॉल्व करना है एग्जाम फॉर्मेट में, एंड 2 क्वेश्चन जो है वो टी टेबल में सॉल्व करने हैं। टी टेबल समझ में आता है? नॉर्मल टी टेबल ड्रॉ करना और फटाफट लेजर्स वगैरह बनाना, जर्नल एंट्रीज बनाना, टी टेबल में शुरू कर देना। एक क्वेश्चन प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होने चाहिए। ऐसा करते करते अगर पूरा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आप छाप लेते हो, सॉरी मैथ्स अकाउंट्स का, माय मिस्टेक, अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक अगर आप पूरा छाप लेते हो ऐसा करते करते, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, 70-80 मार्क्स का पेपर देखा हुआ आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यह है बच्चा ये सॉल्व नहीं करता है। मुझे बताओ उस क्वेश्चन बैंक्स के बाहर क्या आएगा? पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उसमें है, आरटीपी एमटीपीज उसमें होंगे, ठीक है। नहीं है कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए पब्लिकेशन का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितने बुक पढ़ो उतना अच्छा, जितने वेराइटी के प्रॉब्लम कर सकते हो करो। अगर 1:2 के प्रोपोर्शन में तुम्हारा एमटी सर का बुक खत्म हो गया, तुमको लगता है और उठाओ एक आधा बुक, उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितने बुक्स, जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छा। थ्योरी सब्जेक्ट में जितना एक ही बुक यूज करोगे उतना अच्छा, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट में फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत होती है। तो अगर आप बुक्स चेंज करोगे तो आपका मेमोरी ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी सब्जेक्ट में फाइनल तक के याद रखना, 1 सिंगल बुक रीडिंग इज ऑलवेज बेटर देन रीडिंग 2 बुक्स 1 टाइम। Is it very clear guys? But practical में you can change the numbers, you can change the number of problems, you can do that. Clear है? अगर मैं आपको बोलूं, मैं गलत नहीं हूं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाफ आवर, 2 क्वेश्चंस टी टेबल में सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स मतलब ये भी एक हाफ आवर ले लो, तो आप 1 घंटे में सॉल्व कर रहे हो 3 क्वेश्चंस। बोलो हाँ या ना? 1 आवर में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 3 क्वेश्चंस। बोलो यस और नो? लेट्स से 3 घंटे अगर आप मैथ्स को दे रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 30 दिन भी ये कर रहे हो, तो 90 आवर्स यू आर स्टडिंग मैथ्स, विच इज एज इक्वल टू 270 क्वेश्चंस। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 250 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किए, इंस्टीट्यूट भी बोलेगा कि भाई फेल होने लायक तो मेहनत नहीं है ये, ठीक है। क्या होगा रिजल्ट दैट इज डिफरेंट, पर इंस्टीट्यूट ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दिस इज नॉट अ फेल होने लायक मेहनत, ये आपको करना है। इज इट वेरी क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? दूसरा ये हो गया मैथ्स का, किसका हुआ बोले एक बार, इस अकाउंट्स का। दूसरा लॉ का, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैं जिन सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं, इको, मैथ्स, अकाउंट्स, इनमें ये टीचर्स जो बोले वो पहले मान लो, क्योंकि उनको बेटर पता है। मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी मैं वो आपको बता रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर? लॉ के लिए मैं जो बोलूंगा वही करना है। पहली बात, लॉ के लिए सबसे पहली चीज कंसेप्ट पढ़ना, और कंसेप्ट के साथ में 3 क्वेश्चन लिखना ही है, ठीक है ना। अगर आप एक कंसेप्ट पढ़ के एक क्वेश्चन लिखते हो, एक कंसेप्ट समझो तुमने पढ़ा और उसके ऊपर तुम एक क्वेश्चन लिखते हो, रफली इट टेक्स हाफ आवर। मतलब मैंने जो आंसर राइटिंग पॉइंट आपको बना के दिए हैं सबके सब, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है, सेल ऑफ गुड्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी किया है, साथ में मैं बाकी वो आपको लिखा के ही दे रहा हूं। तो आपको पॉइंट पढ़ने में, कंसेप्ट के पॉइंट पढ़ने में और एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसको चेक करने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। बोलो हाँ या ना? कंसेप्ट पढ़ के ये करने में, अगर आप ऐसा करते रहे
वन कंसेप्ट वन क्वेश्चन, वन कंसेप्ट वन क्वेश्चन। तो ऐसे सिचुएशन में आपके दो कंसेप्ट्स और दो क्वेश्चन हो रहे हैं 1 आवर में। बोलो हाँ है ना, दिस इज टेकिंग योर हाफ आवर, बोलो यस और नो। तो आप 1 आवर के अंदर दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हो प्लस कंसेप्ट, बोलो यस और नो। अगर आप लॉ के लिए 3 घंटा भी दे रहे हो तो 90 आवर्स के अंदर रफली आपके 180 क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो है भी नहीं, इससे ज्यादा तो है भी नहीं ना। इज इट वेरी क्लियर? इट इज सिंपल। अगर आपने ये भी कर लिया 180 क्वेश्चंस एंड 180 कंसेप्ट्स, ये भी कर लिया, मैं गारंटी देता हूं 80 मार्क्स का पेपर देखा हुआ आएगा। सिर्फ आपको, इससे भी ज्यादा आपको चाहिए तो बची हुई मेरी पूरी क्वेश्चन बैंक छान मार लीजिए, और जो मेरी पूरी क्वेश्चन बैंक छान मार के लिख लेगा एक बार, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तुम्हारा 90 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। 10 मार्क तो वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस होता है, पर 90 मार्क विल बी ऑन योर हैंड, यू विल बी वेरी हैप्पी टू टैकल। ये जो 67 70 ये जो स्कोर लेके आए हैं लॉ में, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किया है। जो 67 वाला 336 वाला जिसने 67 बोला, उसने क्या कहा कि सर ने जितना आंसर राइटिंग किया वो तो किया, मैंने को डर लग रहा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी किया। मैं कंफर्म बोलता हूं बंदे ने पूरा क्वेश्चन बैंक छान मारा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जिसने क्वेश्चन बैंक छान मारा, लिख के ले लो मुझसे, तुम 60 मार्क के ऊपर लेके आ जाओगे। पूरा क्वेश्चन बैंक तुमने घोट लिया एक बार। मेरे आंसर राइटिंग 100 तो कर ही लिए, कंसेप्ट भी कर लिए, 180 भी हो गया, और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक भी हो गया। लिख के ले लो, तुम 60 कंफर्म लेके आने वाले हो। पर लिखना जरूरी है, पढ़ना नहीं। मैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली इन 2 सिंगल सेंटेंस, तुम अगर लॉ पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम पढ़ कुछ नहीं रहे हो, तुम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आई एम वेरी सॉरी। तुम अगर लॉ रीड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मैं इसे पढ़ाई नहीं कहता। इज इट वेरी क्लियर? तुम अगर कंसेप्ट पढ़ के लिख रहे हो तो मैं इसे प्रिपरेशन कहता हूं, और वहां से मैं तुम्हारा पहला घंटा गिनना शुरू करूंगा। तुम अगर जाके सिर्फ पढ़ रहे हो ना, मेरे लिए वो स्टडी टाइम का पार्ट ही नहीं है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एक्चुअली हैप्पी विथ इट। मैं इसको प्रिपरेशन नहीं मानता। जो लॉ लिखता है, जो थ्योरी पेपर लिखता है, मैं उसको प्रिपरेशन मानता हूं। इज इट वेरी क्लियर? तो जो भी बच्चे, मैं वापस बोल दूं, लाइव स्ट्रीम जीडीपीडी जो भी इसको देख रहे हैं रिकॉर्डेड, मैं आपको मेंशन कर दूं, इट इज वेरी सिंपल। 1 कंसेप्ट उठाओ, उस कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? हो सके तो उसके आजू बाजू क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो। इसको हाफ आवर से ज्यादा नहीं लगता, कुछ भी कर लो। मैंने जो आंसर राइटिंग पॉइंट दिए हैं, अगर आप वो पढ़ोगे या किसी के भी आंसर राइटिंग पढ़ोगे, एक क्वेश्चन लिखोगे, आंसर राइटिंग पॉइंट पढ़ने के लिए 10 मिनट, एक क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मिनट, उसको चेक करने के लिए 10 मिनट, बहुत हो गया हाफ आवर। वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो ठीक है, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से गया इसलिए हाफ आवर। हाफ आवर के अंदर अगर आपका एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपका एक कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट 2 क्वेश्चन। और अगर 90 आवर्स 3 घंटा कुछ नहीं करना है लॉ के लिए, 3 घंटा डेली देना है 30 दिन तक, ईमानदारी से देना है। उसमें कुछ नहीं कि मोबाइल बाजू में, सब चीजें, सोशल मीडिया तो बंद कर दो। खास करके मैं लाइव स्ट्रीम में बोलूंगा, जो फेल हुआ है ना, तुमने तो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब बुम, सिर्फ यूट्यूब शुरू रखो, वो भी हमारे काम के वीडियोस के लिए, बाकी किसी चीज के लिए कुछ नहीं चाहिए। सितंबर वालों, तुमने तो बंद कर देना चाहिए अभी तक। देयर शुड बी नो फोन एट ऑल। नहीं कंट्रोल होला, मल्टीमीडिया फोन घर पे रख दो। वो 1001 रुपए का नोकिया 1100 मिलता है, घर पे फोन करने के लिए बहुत अच्छा है। हम बहुत हैप्पी थे, माइट बी लकी बोल लो, कि हमारी जिंदगी में मल्टीमीडिया फोन थे ही नहीं। वो 6030 और 1100 थे, तो हमारा समय ही इन चीजों के ऊपर नहीं जाता था। हालांकि सीए फाइनल लेवल पे हमारे पास मल्टीमीडिया फोन आ गए थे, बट वी नेवर ट्राइड टू यूज देम। सी प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट्स योर लाइफ। If you spend your hours, your precious hours, on the nonsense thing which are put by the people for their advantage, then they are deciding your life. I am very sorry, you are not deciding your life. तुम अगर लोगों के रील्स देखने में बिजी हो, जो खुद चीज उनके लिए नॉनसेंस है, वो अगर तुम देखने के लिए बिजी हो, या तुम यूट्यूब पे कोई चीज देखने के लिए, कोई भी टाइम पास करने के लिए बिजी हो, तो यू आर नॉट डिसाइडिंग योर लाइफ। आई एम वेरी सॉरी, दे आर डिसाइडिंग योर लाइफ। एंड आई थिंक सो एटलीस्ट दिस मंथ, this 1.5 month, you should decide your life. For that purpose, first thing what is required, फोन उठाओ, सिम निकालो, बाजू में रख दो। 500-1000 रुपए में फोन मिलता है 1100, किसी भी फोन में दुकान में चल जाओ, सिम डालो उसके अंदर, घर वालों से कांटेक्ट रहेंगे, सिर्फ मैसेज आएगा, मैसेज जाएगा, फोन आएगा, फोन जाएगा, बात खत्म, टंटा ही खत्म। तुमसे कंट्रोल नहीं होता, डिवाइस ही ऐसा चूज कर लो जो डिवाइस कंट्रोल करवा दे।
सिंपल एज दैट। मुझे पता है ये बोलना सर तुम्हारे लिए बहुत आसान है, हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, फलना ढकना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिजल्ट 15% उन्हीं का आता है। आई एम वेरी श्योर इनमें ये जितने भी पास हुए इनमें से सोशल मीडिया लास्ट 1 मंथ ने बहुत मेजॉरिटी पीपल ने बंद करके रखा होगा, उसके सिवा नहीं आता। अदरवाइज यू शुड बी वेरी लकी, वेरी क्लेवर एक्सेट्रा वॉट एवर इट में बी। पर खुद को एवरेज मान के चलने का, मैं खुद को अभी भी बिलो एवरेज मानता हूं। मुझसे भारी भारी लोग हैं, अभिषेक सर, ऋषभ सर, विजय सर, मैं इनको मारी मानना ऑब्वियसली। तुम जब तक सामने वाले को भारी नहीं मानते तुम उनसे कुछ सीख ही नहीं सकते। दिस इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वेन एवर यू आर थिंक यू आर बाप, तुम लोगों से सीखना बंद कर देते हो। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड बेवकूफ बने रहने का और पहले वो फोन बंद करने का, ठीक है। जिस वक्त ये कर दोगे 3 घंटा तुमको लॉ के लिए देने हैं, डेडिकेटेड 3 घंटा, सिंपल एज दैट। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, आधा घंटा एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट। 180 कंसेप्ट से ज्यादा नहीं है लॉ में, बहुत हो गए 150 ही है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। 150 कंसेप्ट 150 क्वेश्चंस भी कर लिए, बहुत अच्छे जगह पे। जिसने क्वेश्चन बैंक पूरा चार्ट लिया, वेरी सॉरी फॉर द वर्ड पर सिंपल, जिसने क्वेश्चन बैंक पूरा चार्ट लिया, लिख के ले लो 90 मार्क का पेपर, कॉन्फिडेंट आएगा तुम्हारा। हाँ, लॉ में सिर्फ एक दिक्कत होता है, 1 मार्क शगुन का कटता है, ठीक है। थ्योरी पेपर है तो 1 मार्क शगुन का कटता है, वो तुम बहुत अच्छा अगर लिख लोगे, मेरे जैसा जैसा मैं लिखता हूं, पॉसिबिलिटी है पूरे मिल जाएंगे। अदरवाइज स्पेलिंग ये वो फलना, थ्योरी पेपर में वैल्यूअर का हाथ ही नहीं खुलता। तो तुम ये तो छोड़ दो कि तुमको 90-95 स्कोर आएगा, वो लॉ में प्रोबेबली इंडिया में किसी को नहीं आता, बट ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 तक के तुम मजाल मार ही सकते हो, नॉट ओनली इन द फाउंडेशन बट ऑल्सो एट द इंटर। इज इट वेरी क्लियर? तुमको डेडिकेटेड 3 घंटा। सी प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अबाउट फिनिशिंग, दिस इज अबाउट कंसिस्टेंसी। कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल फॉर्मूला है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ऑल नॉर्मली दोज थिंग्स विच आर वेरी सिंपल आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी सिंपल। 3 घंटा रोज, 3 घंटा रोज, 6 कंसेप्ट रोज, 6 प्रॉब्लम रोज। इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन अ 1 डे, इट्स अबाउट स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स एवरी डे। डेली एक्यूमुलेट करो, तुम डेली मार्क्स कमाओ यहां के। नेक्स्ट वाला मैथ्स, ये भी अगर आपने कर दिया खत्म। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई विल टेक अ चैप्टर वाइज रिविजन इन द इवनिंग, ठीक है। मैं उसके लिए स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दूंगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर कनेक्टेड रहेगा, तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा। ये चैप्टर वाइज रिविजन तुम्हारा एक्स्ट्रा है। हाँ, बहुत ही टाइम का क्रंच चल रहा है तो यू कैन कंबाइन दिस विद द क्वेश्चंस, कि जो चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया आज, फॉर एग्जांपल मैं आया 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन रिवाइज करवा दिया, उसके बाद में फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं 1-1.5 घंटे में ये रिवाइज कर रहा हूं तो बचे हुए 1-1.5 घंटे में उसके सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ये भी कर सकते हो, फिर उसमें कंसेप्ट पहले सब हो जाएंगे, क्वेश्चन सब बाद में हो जाएंगे। दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन अडॉप्ट, बट डोंट डू दिस। मेरे हिसाब से जो पहला प्रोग्राम मैंने बोला कि एक कंसेप्ट है आंसर, वो आप शुरू कर दो, चैप्टर वाइज रिवीजन आप बोनस करके चलो, चलिए इसको बोनस करके चलो। उसमें जगाने का जिम्मेदारी मेरा है, वैसे भी बचे हुए 12 घंटा खुद जाग लो ना, क्या तकलीफ है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये सुनो, जो करोगे अच्छा ही करोगे ना, बुरा थोड़ी ना होगा। इज इट वेरी क्लियर? तो ये चीज को कृपया याद रखें। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो एक बार, ये सुनो बच्चों, बोलो हाँ या ना, आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट वन रही मैथ्स की बात, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, रफ सॉल्विंग इज वेरी इसेंशियल, और साथ साथ में इको के लिए आपको याद करना है, क्लिकिंग के ऊपर आपकी चीजें डिपेंड है, जितना ज्यादा क्लिक करेगा उतना अच्छा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। सी रिजल्ट्स आर बीइंग टफर। कितना बज गया? अच्छा 12 बजा, ठीक। मेरे को लगा तुम्हारी चेहरे देख के कि क्या 12:30 हो गया क्या। कब तक था मेरा क्लास? 10:30 से 12:30 ही है ना? हाँ ठीक है, आधा घंटा, मैं डर गया था। सो सिंपल सी बात, पूछो क्या रिजल्ट टफ हुए हैं? रिजल्ट टफ हुए हैं इसका मतलब ये नहीं बच्चे पास नहीं करने, इसका मतलब ये है जो टफ बच्चे उनको पास करना है। अगर आप इतना भी ध्यान में रखोगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, अगर इतना हुआ ही है तो मैं आपसे पूछ लूँ, किसी को कोई दिक्कत है, क्वेरी अभी पूछ लो, हो सकता है एक बंदे की दिक्कत से सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो एनीवन इज हैविंग एनी इशू विद द स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा? जी
ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेक्शन सर कंपनीज एक्ट के याद रह रहे हैं, बचे हुए याद नहीं रह रहे। प्लीज डू अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट के सेक्शन में याद करवा रहा हूं, उसको रिपीट कर रहा हूं तो मैक्सिमम याद रह रहे हैं। क्यों? आपके पूरे सीए के सिलेबस में थ्रू आउट फाइनल 3 लॉ सबसे मेन है, कंपनीज, इनकम टैक्स, जीएसटी। इनके सेक्शंस याद रहने ही चाहिए। ये तुम्हारे प्रैक्टिसिंग लॉज है। तुम जॉब में भी जाओगे तो भी इनके सेक्शन पूछेंगे, तुम प्रैक्टिस में भी जाओगे इनके सेक्शन पूछेंगे, और यही लॉ है जो डेवलप होते जाते हैं फाइनल तक। इसलिए भी फोर्स ऑन द रिमेंबरिंग सेक्शंस ऑफ ओनली दीज 3। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना तुम्हारी कंसल्टेंसी में यूज होने वाला है, सेल ऑफ गुड्स ना तुम्हारी कंसल्टेंसी में यूज होने वाला है। एक आध बार एलएलपी हो जाएगा तो उसके सेक्शन याद कर सकते हैं अपन, उसमें दिक्कत नहीं है। पर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये तुम्हारे सिलेबस के लॉ नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले लॉ है। तो ऐसे केस में अगर सेक्शन याद रहते बहुत अच्छी बात, मैं हमेशा बोलूंगा कि करने की कोशिश करो। पर प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों तीनों के याद करने के चक्कर में ये तीनों के मत छोड़ दो। सो आई एम फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स विच आर इसेंशियल, यू शुड फोकस ऑन द लग्जरी। सो कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, दीज आर द लग्जरी। इफ यू कैन रिमेंबर देम वेरी गुड, इफ यू कैनॉट कोई लॉस नहीं है। बट कंपनीज इट्स इसेंशियल, इसलिए मैं उसको याद करवा दे रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली? तो आप बाकी सेक्शंस, बाकी एक्ट का टेंशन मतलब, जो मैंने याद करवाए वो उसी हिसाब से याद करवाए। क्यों? क्योंकि ये जो फाउंडेशन के सेक्शन है ना, ये इंटर पे आके आपके काम में आएंगे। इन सेक्शंस के भरोसे पे इंटर बनता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही वो पढ़ा रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? और कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, एक इन्होंने पहले हाथ रेज़ किया। यस, सवाल है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? यस, गो इनटू दिस प्रपोर्शन इफ पॉसिबली 80:20। 80% आपने केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए, 20% डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है? तो आप अगर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो ना, वन कंसेप्ट वन क्वेश्चन, वन कंसेप्ट वन क्वेश्चन, उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपको ऐसे कंसेप्ट दिखेंगे जिसके ऊपर केस स्टडी ही नहीं है, उसका डायरेक्ट सॉल्व कर लो। और डायरेक्ट सॉल्व करना मतलब क्या? जो मैंने आंसर राइटिंग पॉइंट लिखवा के दिए वही लिखने हैं वापस से। सो इट्स क्वाइट ईजी। इज इट वेरी क्लियर? उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अब देखो, ये भी चीज है, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी जाएंगे जिनको रटने की आदत बहुत स्ट्रांग है पहले से। कुछ बच्चों के लिए केस स्टडी बहुत इजी जाएंगे जिनकी रटने की आदत नहीं और एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है। ठीक है ना? अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज पहचानो थोड़ा। आपको अगर पता है मेरे को केस स्टडी अच्छे लगते हैं, डायरेक्ट नहीं होते, तो डायरेक्ट के ऊपर थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। और आपको लगता है डायरेक्ट आपका रट जाता है पर केस स्टडी नहीं होते, तो केस स्टडी पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। नाउ यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आल्सो। सी, आई कैन नॉट, मैं स्पून फीडिंग का मतलब चम्मच पेट में डालना नहीं होता ना, आपको भी थोड़ा एनालिटिकल स्किल लगाना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि तुम खुद को बेटर जानते हो, ऐसा मैं मानता हूं। इज इट वेरी क्लियर? ओके, एनीवन मोर? यस मैम। सी, मैंने आपको जो कंपनीज के केस लॉ पढ़ाए, जिस केस लॉ को मैंने पढ़ाया उसके ऊपर सवाल आया, उसको मेंशन करना कंपलसरी है। सीए फाउंडेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनीज, बेसिकली दीज 2 चैप्टर्स ऑल अबाउट केस लॉ। ये 2 चैप्टर ही है जिसमें सबसे ज्यादा केस लॉ है। आप घोट डालो, और अगर आपने देखा होगा मैंने फॉर्मेटेड आंसर मैनर में ही आपको केस लॉ लिख के दिए हैं कि आप याद इजीली कर पाओ। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के भी जो मैंने आपके साथ नोट से शेयर किए हैं उसमें भी फॉर्मेटेड मैनर में केस लॉ लिख के दिए हैं। आप उसको खोल के देखिए, आपको इमीडिएटली दिखेगा कि दर्शन सर ने टेबल जैसा तुमने कंपनी जाके केस लॉ लिखे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज है। इज इट वेरी क्लियर? सब जन बोलो हाँ है ना? ओके, और कोई दिक्कत है किसी को? केस लॉ और मस्ट, अगर सवाल केस लॉ पे है और तुमने केस लॉ का नाम नहीं लिखा, 1 से लेकर 2 मार्क तक कट सकते हैं पूरे। ठीक है? और पेपर का चेकिंग टफ है, पेपर इजी है, पेपर बहुत इजी है, चेकिंग बहुत टफ कर रहे हैं, तो हो सकता है पूरे मार्क्स कट जाए। आप उस केस में इंस्टीट्यूट को जज नहीं कर सकते। प्लीज डू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज इन योर फेवर? रिमेंबर द केस लॉज। सर पर केस लॉज रिमेंबर नहीं होते, बहुत सिंपल है। 3 घंटे मैंने आपको बोले, 3 घंटे के ऊपर 15 मिनट ऐड कर सकते हो, बोलो हाँ है ना? 3 आवर्स के ऊपर सिर्फ 15 मिनट ऐड करो। 15 मिनट में करना क्या है? केस का नेम एंड केस का 1 लाइन में डिसीजन, हर केस 5 बार लिखने का है। उस 15 मिनट में जितने होंगे। नहीं याद रहा, मैं नाम बदल दूंगा तुम्हारा, मेरा भी, पर ये होगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सी, जो चीज एक साथ नहीं खा सकते थोड़ी थोड़ी करके खाओ। मेरे को मालूम है एक साथ केस लॉ याद नहीं रहेंगे, अरे पर तुम सोचो डेली अगर तुम 5-5 बार एक ही केस लिखोगे, इट इज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड यार। इतनी भी तो वीक मेमोरी नहीं है अपनी कि एक ही केस लॉ 5 बार लिखेंगे और डिसीजन लिखेंगे, याद नहीं आएगा। प्लीज डू दिस, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव।
सिर्फ उसको स्कैटर कर रहा है 15 मिनट डेली, दैट्स इट, सिर्फ स्कैटर कर रहा है। जो चीज एक साथ एक दिन में अचीव नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, उसको डेली पे डिवाइड कर लो, अचीव कर लो, खत्म बात। गोल एक दिन में थोड़ी बनता है भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, एनीवन मोर? जी, टाइम मैनेजमेंट फॉर अकाउंट्स पेपर में, सी प्लीज डू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने जो सवाल पूछा उसको मैं पहले डिस्क्राइब कर दूं। सर अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ये जो चीज है ना, ये मैं मनीष सर, मैं इसको बिलीव करता हूं, इसलिए मैं मनीष सर तुमको कितना भी ओरली बोले, ये तुमसे नहीं हो सकता। ओरली कितना भी बोले, ये आपसे कब होगा? जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसका टाइम नोट करके रखोगे। एक सिर्फ छोटा सा प्रैक्टिस ऐड करो अकाउंट्स में, कि जब तुम अकाउंट्स, मैंने बोला नहीं अकाउंट्स में 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अकाउंट्स के जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जो एग्जाम फॉर्मेट में सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर का, तो एक टेबल बना के रखो कि इस चैप्टर का ये टॉपिक का सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे इतना समय लगता है। इज इट वेरी क्लियर? वंस यू डू दैट, तुम्हें खुद को इक्वेशन समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में मुझे क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तब है जब तुम्हें यही नहीं पता कौन सी चीज को कितना टाइम लग रहा है, बट वंस यू नो दैट कौन सी चीज को कितना टाइम लग रहा है, यू विल ऑटोमेटिकली बी मैनेज्ड। इज इट वेरी क्लियर? सो प्लीज ट्राई दैट। क्योंकि कैसा है, मैं बोल दूंगा कि नहीं टाइम मैनेजमेंट में ये करो वो करो, बट इट इज अप टू योर स्पीड ना। किसी को फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन टैली करने के लिए 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, प्रोबेबली उसको सिंगल एंट्री डबल एंट्री के अंदर कम समय लग रहा है, प्रोबेबली उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग में कम समय लग रहा है। सो यू हैव टू टेक योर एडवांटेजेस फर्स्ट एंड देन योर डिसएडवांटेजेस एंड जस्ट यू हैव टू फिक्स देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। दैट इज द ओनली थिंग फॉर अकाउंट्स टाइम मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, प्लीज ट्राई दैट। यस, एनीवन मोर? जी, ओके, सी प्लीज डू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सिचुएशन होता है कि सर आपने जो बोला कि कॉन्सेप्ट पढ़ो लिखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो लिखो, ये सर मैं 2 महीने से करते आ रहा हूं, पर अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो मैं भूल गया। प्लीज डू अंडरस्टैंड। सीए के स्टूडेंट हो, फाउंडेशन कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम भूल गए। ठीक है, इट्स जस्ट दैट उसको ब्रशअप करना जरूरी है। मैंने अगर तेरे को 2 मिनट में वो कंसेप्ट समझाया, अभी 2 मिनट भी नहीं, चल 1 मिनट में समझाया, और मैं बोला ये करना है, क्या याद आ जाएगा? क्या क्लिक हो जाएगा? तो लास्ट के 24 घंटे जो एक दिन की छुट्टी होती है उसमें करना क्या है? यू गॉट इट? यू गॉट इट? ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम भूल जाओगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड, सब यही रहेगा। इट जस्ट दैट लास्ट के 24 घंटे इसीलिए है कि तुम उसको एक बार ब्रश करो, तब ब्रश कर लोगे इमीडिएटली सब क्लिक होना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर वो 24 घंटे, सी अंडरस्टैंड, पूछा ही है तो बोल दो, it is about 180 hours of subject is read in such a way that you can just brush up and remember it within 24 hours. इसको मैं प्रिपरेशन कहता हूं। ये जो फनल है ना, दिस फनल इज अ प्रिपरेशन। जिस वक्त तुम ये अचीव कर लोगे कि 180 घंटे पढ़ाए हुए हमने सब्जेक्ट तुम 24 घंटे में ब्रश अप कर सकते हो, उस दिन तुम पास हो। लिख के ले लो, उस दिन पास हो। पर ये प्रोसेस ही डिफिकल्ट है, और मैं यही बोल रहा हूं, ये जो मैं करवा रहा हूं वो वही करवा रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर? और ये फाइनल तक के ट्रू है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 200-250 इंटर पे 200-250 घंटे का सब्जेक्ट, फनल डाउन टू लास्ट 24 आवर्स क्या क्या ब्रशअप करना है, तुम पास हो। फाइनल पे 300 घंटे का एक सब्जेक्ट, ब्रशअप डाउन टू लास्ट 24 आवर, तुमको क्या करना है, तुम पास हो। एंड दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली कैच, नथिंग एल्स। तुम अगर लास्ट 24 घंटे में क्या ब्रशअप करना है तुम्हें पता है, क्या याद है तुम्हें पता है, तो बचा क्या? अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, कितने तो भी लोगों को मैंने ये देखा है कि लास्ट के 24 घंटे हैप्पी, सब कुछ रिवाइज करके मस्त 8-9 घंटा सो जाते हैं, क्योंकि दिमाग मस्त फ्रेश रहता है, एग्जाम टाइम पे जाके मस्त पढ़ते हैं। वही कैच है कि तुमने जिस प्रकार से खुद को मैनेज किया और 24 घंटा के अंदर तुमने वो सब्जेक्ट पूरा रिवाइज अच्छे से कर लिया, तुमको जैसा चाहिए, ईमानदारी से 9-10 घंटा सो के जाना। दिमाग ऐसा चलेगा ना पेपर में, पर उसके लिए अभी मेहनत करना जरूरी है। नहीं तो अभी भी सोए और वो भी 10 घंटा सो रहे। ओके ओके, एनीवन मोर? एक जन, हाँ बोलिए। सी, निगेटिव मार्किंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? मैं आपको इसको ऐसा बोलता हूं, निगेटिव मार्किंग के केस में हमारे वक्त नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पर मैंने नेगेटिव मार्किंग के बहुत सारे एग्जाम्स देखे और मैंने लोगों का थोड़ा मेंटेलिटी पढ़ा है। नेगेटिव मार्किंग उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जब एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो।
जिसके बारे में आप क्या हो, कंफ्यूज हो, बराबर है, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर ये है या ये है। और नॉर्मली दो ऑप्शन में ही दिक्कत होती है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अगर आप कंफ्यूज हो और आपको चारों ऑप्शन, 3 और मोर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, छोड़ दो, या आपने ऑप्ट ही नहीं करना है। 2 और मोर ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है तो ऑप्ट नहीं करना है। सुनिएगा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसमें भी सोचना कि तुम्हें क्या लगता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल ओवरऑल प्रिपरेशन के हिसाब से कितना है। इफ योर एक्यूरेसी लेवल जो तुमने प्रिपेयर किया है उस वक्त खुद के सेल्फ जजमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, गट फीलिंग, ये तीनों चीजों के ऊपर परखना पड़ेगा। सो आपको 3 चीजें इस वक्त खुद को पूछनी है। व्हाट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड सेज, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी 2 ऑप्शन पढ़ के या 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पढ़ के तुमको समझ में यार यही ना हो सकता, तो पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करो कि आजू बाजू में देखो कि किसी तरीके से आंसर निकाल सकते क्या। आजू बाजू में क्लूज होते हैं कई बार, ठीक है, आजू बाजू मतलब सी लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर ऐसा एग्जाम में करने के लिए मिलता है करने का, हाँ ना तुमने अगर साल भर मेहनत की है और एग्जाम में ये करने का मौका मिलता है एक हाथ क्वेश्चन के लिए, इट्स ओके। देखो सही गलत इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है, टू टेल यू, सिर्फ करो तो पकड़ा मत जाना, दिस इज द ओनली टिप, ठीक है। और दूसरी बात, एक हाथ बार भी अगर पकड़ा गया ना तो भी इन्विजिलेटर इग्नोर कर देता है, सो यूज दिस एज अ कैच। एक हाथ बार पकड़े जाने के ऊपर झापके खत्म हो सकता है ना, पर एक झाप के अंदर अपने को 1-2 मार्क मिल सकते हैं ना, तो झाप खा लेने का, पर एक ही बार, क्योंकि दूसरे बार तुम बाहर रहोगे, फिर दूसरे बार तुम्हारा समय भी वेस्ट होगा। मतलब चलो ठीक है, दूसरे बार तुमको बाहर नहीं निकालेगा, वार्निंग देगा, पर उसमें तुम्हारे 2 मिनट वेस्ट होंगे। पहली बार में क्या होगा, तुमने पूछ लिया, समझो मैंने इसको पूछ लिया इसका आंसर क्या है, इसने बोल दिया सी वाला आंसर है, इन्विजिलेटर ने झाप दिया, सॉरी सर, टिक, गेम ओवर। बट सेकंड टाइम मैंने इसको पूछा, इसने बोला डी आंसर है, वो मेरा माथा खा जाएगा 3 मिनट तक के, जिससे मैं नेक्स्ट आंसर टिक नहीं कर पाऊंगा। सो एक बार आपके पास चांस है, ये एक बार का चांस 2 ही पेपर में है, तो दोनों में से एक ही पेपर में यूज करना है। हाँ, इन्विजिलेटर चेंज हो गया तो 2 बार चांस है। ना आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। दुनिया में मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया, दुनिया में कुछ सही गलत बचा नहीं है, मैं जितना सही कर रहा हूं वही दुनिया के लिए बहुत है, बात खत्म। अब मैं अगर कुछ गलत करूं तो मेरा कर्मा का घड़ा बहुत अच्छे से भरा हुआ है, मैं उसको नील कर सकता हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। बट प्लीज डू अंडरस्टैंड, जब तक के मैं इसको कर सकता हूं अच्छा तब तक करना, पर जब मेरे बेनिफिट की बात आई, बात खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको मेरा सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, मेरे सीए इंटर का मार्कशीट 300 मार्क का है, डॉट 600 में से डॉट 300 सीए इंटर का मार्कशीट, उसमें भी सेट ऑफ नहीं है बोथ ग्रुप में, इंडिविजुअल ग्रुप पास है 150। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, उसमें से एक आंसर मैंने एक बंदे को पूछ के टिक किया हुआ है। अगर वो मैं नहीं करता तो आप सोचो, वो एक पूछने के वजह से आज मैं कहां हूं, नहीं तो मैं कहां रहता, आई कैन नॉट इमेजिन। सो उस वक्त जरूरत पड़े, पर मैंने एक ही बार किया, मेरे को पता था कि मेरी हालत बहुत, उसका स्टोरी अलग है, मेरे को पता था मेरी हालत बहुत खराब है, मैं पेपर ही दे रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत था, और बहुत ही अलग लेवल पे खतरनाक हालत थी, तो मैं पेपर दे रहा था, वही मेरे लिए बहुत था फ्रैंकली। तो मैंने डिसाइड कर लिया था सही गलत कुछ नहीं है, मेरे पास 2 चांसेस मिलेंगे मेरे को, ठीक है। इन्विजिलेटर चेंज हुआ तो 2, नहीं तो एक ही, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें इन्विजिलेटर भी वो चेंज नहीं करते थे, 2 पेपर एक ही इन्विजिलेटर, बहुत ही आरामी थे। एनीवेज, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स में ही आता था। मेरे को अभी भी याद है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना प्रेशर में था, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, उस वक्त मेरे को पेपर के दिन इंटरमीडिएट के 102 टेम्परेचर था, मैं पानी की पट्टियां नीचे रखा था और मैं हर 2 मिनट में पानी की पट्टी चेंज कर रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, और पूरे 6 के 6 पेपर मैंने ऐसे दिए, ठीक है। तो मैंने जितना पढ़ा था मेरे को याद ही नहीं आ रहा, तो 3 रोज छोड़ के लास्ट रो में मेरी फ्रेंड बैठी थी, मैंने उसको इधर से इशारा किया और मैंने उसको, मेरे को याद है इनकम टैक्स का स्लैब रेट कौन भूलता है, तुम्हें याद है, तुम फाउंडेशन पे हो, मैं इंटर पे स्लैब रेट घोट के इक्वेशन सॉल्व करके पढ़ के भूल गया था, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था।
वो इतना बुखार हो गया था, सिर चढ़ गया था, मैं तप रहा था लिटरली, मतलब मेरे को तो लगता है उस वक्त मैंने 104 पार कर दिया होगा टेम्परेचर के मामले में। मैंने उसको बोला, मैं बोला ये वन का मेरे को सी बता, मेरे को झेप ही नहीं रहा कुछ। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन इन इनकम टैक्स जो मैंने टिक किया और मैं क्लास के बाहर निकल गया। दिस इज, और फिर मेरे को डॉट 300 आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो मैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली स्टोरी है मेरी, मैं कभी तुमको आराम से बोलूंगा जिस दिन पॉसिबल होगा, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दे देते हैं, ठीक है? सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है बोल रहा हूं, चेक करो प्रेजेंस ऑफ माइंड से किधर से कुछ बन सकता क्या, नहीं बन सकता, ओके। क्वेश्चन के अंदर ही 2-4 बार पढ़ो, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही 5 बार पढ़ लो तो क्लिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ट्राई। दूसरा, गट फीलिंग क्या कहती है, ठीक है? गट फीलिंग आपकी क्या कहती है, क्या ऑप्शन आना चाहिए? और तीसरा, पीसफुल माइंड है क्या? अगर ये तीनों चीजें टिक है, ठीक है, और इससे तुमको कोई एक ही ऑप्शन नजर आता है जिसके ऊपर तुमको मोर देन 50% कॉन्फिडेंस है, बिंदास ठोक के आ जाना, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें ना माइंड में नहीं रहती पर मसल मेमोरी में वर्क करती है, ठीक है? इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए अगर तुमने और तुम सच में पास होने वाले हो तो तुम्हारी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई होगी कि गट फीलिंग, पीसफुल माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त काम करेगा, और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और तुम्हें कॉन्फिडेंस है 50%, ज्यादा नहीं मैं सही कर रहा हूं, डाउट है पर कॉन्फिडेंस है, टिक करके आ जाना, ठीक है? कंफर्म मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे केस में अगर वो निगेटिव हुआ भी गलत होके, स्टिल इट इज अ गुड अटेम्प्ट, तो बी हैप्पी फॉर योर अटेम्प्ट, यू एटलीस्ट ट्राइड दिस, नॉट रॉन्ग। क्या होगा और क्या कर सकते हैं, मतलब उस वक्त और क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे साथ? इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। हाँ, इसमें भी एक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेपर ऑलरेडी 60 के ऊपर निकल चुका है और तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर उस वक्त तुमने ऑप्ट भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पेपर ऑलरेडी 60 के ऊपर निकल चुका है, अब मैंने नहीं भी टिक किया तो कुछ नहीं, फिर निगेटिव करने में मत जाओ। इज इट वेरी क्लियर? अब निकल गया ना 60 के ऊपर, अब अगर डाउट है तो मत करो ना, काय को करने का है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। ओके, और कोई दिक्कत किसी को? जी, पढ़ाई करते वक्त सर यूजलेस थॉट दिमाग में आ जाते थे, उसी के अंदर ओवर थिंकिंग करते, बोलो हाँ है ना? इसलिए मैंने तुमको एक कमांड ऑलरेडी दे के रखा है ड्यूरिंग मेडिटेशन, अगर आपको वर्ड याद होगा तो नेक्स्ट। सी, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आप ऐसा समझ लीजिए कुछ चीज़ें मैंने मेडिटेशन टेक्निक या उस सेशन में तुम्हारे अंदर सीड बो दिया है, जो रूट तुम्हारे अंदर बीज बोना था वो बो दिया है। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, वेन एवर दिस हैपन्स दिस नेक्स्ट टाइम, यूज द वर्ड नेक्स्ट, आंखें बंद करना, नेक्स्ट बोलना, वापस पढ़ने की कोशिश करना, यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है? जस्ट ट्राई दिस एंड टेल मी व्हाट हैपन्स, ठीक है? ये ऑलरेडी डन है तुम्हारे साथ, सिर्फ आंखें बंद करना, नेक्स्ट बोलना, बी कॉन्शियस, पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है? जितने भी बार हो डाउन द लाइन, दिस नेक्स्ट विल बी योर ब्रेथ, ठीक है? कि तुम कुछ भी नॉनसेंस, लाइफ के नॉनसेंस डिसीजन पे अगर तुम जा रहे हो, तुम एक बार आंखें बंद करके नेक्स्ट बोलो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगा, ठीक है? इट्स ऑलरेडी देयर, डोंट वरी। ओके, एनीवन मोर? कोई दिक्कत? और खत्म? लास्ट बेंचेस को कोई दिक्कत ही नहीं है? हैं सर हमारा हो गया जी बोलो। एग्जाम कब है? 13 सितंबर। तुम्हारे पास लास्ट डेट है 13 अगस्त। सब खत्म करके, बैकलॉग खत्म करके तुमने सीरियस लेवल पे सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर भिड़ जाना चाहिए। 13 अगस्त के ऊपर एक दिन भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी, 30 दिन बहुत कम है एक्चुअली रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए, बट तुम्हारे बैकलॉग 13 अगस्त के ऊपर जाने नहीं चाहिए। वेरी सॉरी टू से दिस। तुम्हारे अगर इससे प्रेशर आ रहा होगा, आई डोंट नो हाउ विल यू डू इट, सोना मत 4 दिन, सब सही हो जाता। यस प्लीज डू अंडरस्टैंड सर, फेस्टिवल का पीरियड है, उस वक्त डीजे वगैरह म्यूजिक वगैरह रहेगा, प्लीज डू अंडरस्टैंड। मैं आपको कहना चाहूँगा, अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ऑफेंड भी कर सकता है, आप मैच्योर नहीं हो या इतनी एज नहीं है तो हो सकता है आपको गलत भी लग सकता है, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोच के भी बोलता हूँ कभी, तो मैं आपको दोनों सोल्यूशन दूंगा, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए थ्रू आउट सीए जर्नी बोल दूँ और फिर फाउंडेशन का बोलूँ। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इफ योर माइंड एंड योर हार्ट इज पीसफुल,
तुम्हारे बाजू में यहां पे 6 इंच के डिस्टेंस पे किसी ने ढोल भी बजाया ना, तो भी गारंटी से तुमको कुछ नहीं हो सकता। आई एम एन एविडेंस ऑफ इट। मैं ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है कि वंस आई एम इनटू अ टारगेट, आई एम इनटू अ टारगेट। मेरे घर पे छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो दिन भर तांडव करता है, बट दैट नेवर स्टॉप मी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई लेक्चर्स और फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई नोट्स। तुम्हें इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। नाउ आई नो कि मेरा बच्चा रात को 10 के बाद नहीं जागता, मेरा एक्चुअल काम रात को 10 के बाद शुरू होता है। दिस इज वॉट यू शुड डू। तुम्हें पता है बाजू में नगाड़े बज रहे हैं, कितने बजे तक बजेंगे? पुलिस की परमिशन 10 बजे तक है, स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर 10। या फिर इतना दिमाग में शांति और दिमाग में पीस रहना चाहिए कि इधर भी बजा 6 इंच के डिस्टेंस पे तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर वन ट्रैक माइंड। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड फोकस इन योर जनरेशन इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये कुछ नहीं है, ये ढोल नगाड़े लाइट फैन एसी वेसी, मैं आपको बोलता हूं ना, ये मैं अभी से क्यों कह रहा हूं आपको। तुम कभी इन चीजों के अंदर अगर फंसने की कोशिश करो, मतलब मैं अभी भी देखता हूं कि कुछ लोग, ठीक है तुम अभी एज नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं भी शायद प्रोबेबली आपके एज में ऐसा ही रहूंगा, बट मैंने जो गलतियां की वो मैं दिल से चाहता हूं तुम बिल्कुल ना करो। ये जो है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, वॉट एवर, सी योर बुक, यू और थोड़ा सा लाइट, ये 3 चीजें छोड़ के पढ़ाई करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड। बुक, तुम और थोड़ा सा पढ़ने के लिए लाइट, ये 3 चीजें छोड़ के पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसको, सेंटेंस को तुम कितना भी विटिएट करो, एवरी सिंगल डाइवर्जन और विटिएशन विल टेक योर 1 मार्क। तुम पढ़ रहे हो, तुमको यह महसूस हुआ एसी नहीं चल रहा है, यू हैव 2 ऑप्शंस, से नेक्स्ट स्टार्ट स्टडिंग, और एसी किधर है, एसी किधर है, एसी किधर है, अगले 5 मिनट इसमें गवाओ, फिर वो लगाने के बाद एसी लग गया उस ईगो में 10 मिनट गवाओ, और इसके बाद में इस चीज की खुद के अंदर हैबिट डाल लो कि बाकी चीजें वर्क करेगी तो मैं वर्क करूंगा। अदरवाइज आप ये हैबिट करो, पढ़ाई नहीं हो रही है, एसी की इच्छा हो रही है, नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, बात खत्म। इफ यू आर वर्किंग, एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है, टू फील यू इंफेरियर एंड डिमीन्ड, थोड़ा सा अगर आपको ईगो है, आई एम वेरी सॉरी, मैं करना नहीं चाहता, पर इसी सॉल्यूशन से मेरे साथ भी हुआ है, तो आई एम ट्राइंग। एक कंसेप्ट है ऑब्जर्वेबल स्पेस। उस ऑब्जर्वेबल स्पेस में ऐसा कहा जाता है देयर आर 1 बिलियन गैलेक्सीज, 1 बिलियन गैलेक्सीज। मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 1 बिलियन गैलेक्सी है हमारे आजू बाजू के, जहां तक साइंस पहुंचा है उस ऑब्जर्वेबल स्पेस में 1 बिलियन गैलेक्सीज। उस 1 बिलियन गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर सूरज जैसे 1 बिलियन स्टार्स है। हो सकता है किसी प्लेनेट के ऊपर लाइफ हो, किसी प्लेनेट के ऊपर लाइफ ना हो, पर 1 बिलियन सूरज जैसे स्टार्स है। उसमें से हमारा एक स्टार है सूरज, उसके ऊपर 9 प्लैनेट्स है। उन 9 प्लैनेट्स में से 3rd प्लैनेट पे 7 बिलियन लोग रहते हैं। उन 7 बिलियन में से आप एक हो जिसको एसी की तकलीफ हो रही है, इसलिए आप पढ़ नहीं रहे। हाउ बिग प्रॉब्लम। एवरीथिंग, very sorry to say, every fucking thing is working in its order except you. Are you understanding? Every single thing is working in its order. सूरज खुद का काम कर रहा है, चांद खुद का काम कर रहा है, हर प्लैनेट खुद का काम कर रहा है। कल जाके अगर चांद ने खुद का डायरेक्शन बदल लिया ना, ये दुनिया बचेगी नहीं। सूरज 1 सेंटीमीटर भी आगे आ गया ना, जल के खाक हो जाएंगे। Every single thing out of all those billions and billions of things is working in order except you. How big it is. ये खुद को रिमाइंड करना और फिर सोचना मेरे को एसी चाहिए क्या, या मेरे को फैन चाहिए क्या। इसलिए ये मेरे अंदर से प्रोबेबली निकल गया है, बिकॉज एवरी टाइम आई फेस अ प्रॉब्लम आई से दिस कि सूरज चांद सब काम कर रहे, 7 बिलियन लोग काम कर रहे,
सिर्फ तुम्हारा एसी का, ढोल का, साउंड का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा हो चुका है। कितनी बड़ी बात है, इज इट? सो जस्ट रिमेंबर दिस, यू विल बी वेरी ग्राउंडेड टू द अर्थ, यू विल बी वेरी स्ट्रेट इन थिंकिंग। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूं वो यूजलेस है, मैंने सिर्फ काम करना चाहिए। प्लीज डू दिस। इज इट वेरी क्लियर? एनीवन मोर? यस। एग्जाम के पहले कितने रिविजन्स होने चाहिए? द आंसर इज वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको रिपीटेटिव रिवीजन, अभी तक की 12 साल की हिस्ट्री खुद की जानो क्या किया है 12वीं तक, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको रिपीटेटिव रिवीजन से ही बात बनती है, रफली 5 से 6, या आप उन लोगों में से हो जो एक ही रिवीजन करते हैं बहुत डिटेल और पास हो जाते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाओ। अगर आपको बार अभी 12वीं में अगर आपने 4 रिवीजन किए होंगे तो आपको फाउंडेशन के लिए 5 से 6 करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 12वीं में एक ही बार पढ़ के पास हो गए होंगे तो 2 रिवीजन भी बहुत है, डिटेल्ड वाले। इज इट वेरी क्लियर? इट्स अप टू यू। ठीक है, एनीवन मोर? जी। मैं स्टोरी बताऊँ इसके ऊपर एक छोटी सी। सर एग्जाम के टाइम में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और लगता ही नहीं कि क्या करना है। महाभारत का एग्जाम्पल है। अर्जुन आया था रणभूमि पे, 100 भाई सामने खड़े थे, उसके गुरु सामने खड़े थे द्रोणाचार्य। अर्जुन जिनको बाप मानता था सबका, जिनको पूजता था भीष्म पितामह, वो भी सामने खड़े थे। अर्जुन बोला मेरे को नहीं लड़ना, मैं घर ही चल लो। महाभारत होता? जस्टिस मिलता? कृष्ण ने अर्जुन को उस वक्त भगवत गीता पढ़ाई। मैं आपको भगवत गीता का एक सिंपल सार बोलता हूं। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, भगवत गीता पढ़ाई, बहुत सारा कुछ बताया। उसका एक सिंपल चीज उसने अर्जुन को बताया, अभी बीइंग क्षत्रिय योद्धा ये छोड़ के तेरे पास दूसरा काम क्या है? तू कारपेंटर बन सकता है? नहीं। तू रथ के पहिए चला सकता है? नहीं। तू छोड़, मैं लड़ता हूं, तू सारथी बन सकता है? अर्जुन बोला नहीं। बोले अभी क्षत्रिय योद्धा छोड़ के तू कर क्या सकता है? मेरे को एक भी ऑप्शन बता दे, मैं मान जाऊंगा। तो अच्छा बाप है? बोले नहीं। अच्छा पति है? बोले नहीं। तू है क्या? तो अर्जुन बोला नहीं पता। बोले तू एक ही चीज है अभी इस टाइम पे, तू क्षत्रिय योद्धा है, तो एक काम करना, युद्ध कर। और क्या कर? तू योद्धा है ना, युद्ध कर। ना ही मैं कृष्ण हूं, ना ही तुम अर्जुन हो, पर मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस वक्त जब नेगेटिव थॉट आएंगे, तुम स्टूडेंट छोड़ के क्या हो? तुम क्या बेटर, बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर हो? बनने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे, होते नहीं। क्या तुम बहुत ही भयंकर वाले फ्रेंड हो? क्या तुम सबसे नॉलेजेबल पर्सन हो? क्या तुम जॉब भी कर सकते हो? तुम हो क्या? स्टूडेंट। पढ़ाई करो। इट्स सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। अब तुमको क्या लगता है, एक बार कृष्ण ने बोल दिया और अर्जुन के दिमाग से नेगेटिव थॉट चले गए? पूरे युद्ध में नेगेटिव थॉट लेके युद्ध लड़ा है वो। एंड एक्चुअली दैट इज ओनली एग्जाम। एग्जाम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेके भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम एग्जाम तभी पास हो। फिर एग्जाम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, रिजल्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले सुनो। एक और इंसिडेंस बोलता हूं। ये सब हुआ, अर्जुन ने बहुत सारे लोगों को पेल दिया पकड़ पकड़ के, ठीक है। फिर आई भीष्म पितामह। अर्जुन बोले यार देख, सबको मैंने मारा। कृष्ण को अर्जुन बोलता है सबको मैंने मारा, ठीक है। कृष्ण को अर्जुन बोलता मैंने सबको मारा। तूने बोला भाई कृष्ण भाई मैंने सबको मारा, पर यार भीष्म पितामह नहीं यार, मेरे को माफ कर, मैं नहीं इनके खिलाफ लड़ सकता। कृष्ण ने समझाने की कोशिश की, अर्जुन नहीं समझा। कृष्ण ने जो कसम खाई थी कि मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, कृष्ण बोले तेल लेने गई कसम। रथ का चक्का उठाया, उसका सुदर्शन चक्र बनाया, भीष्म पितामह को मैच मारता बोले अभी। अर्जुन की फटके हाथ में आ गई, बोले तुम रुको मैं खेलता। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट वर्क देन गॉड विल ट्राई टू वर्क एंड द मेजर्स ऑफ द गॉड। इसमें एक स्टोरी है, एक सीख है। तुमने अगर काम नहीं किया तो भगवान जरूर काम करेगा, और अगर भगवान ने काम शुरू कर दिया ना तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
इसलिए चुपचाप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर उसने डिसाइड कर लिया कि ये काम नहीं कर रहा तो फिर वो किसी और से काम करवा सकता है, खुद भी कर सकता है. यू आर नॉट नीडेड. इज इट वेरी क्लियर? सो इफ यू वांट टू बी फील नीडेड एंड डू, जस्ट डू योर वर्क. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू. तुम उस टाइम पे कुछ नहीं हो एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट. बात खत्म. तो पढ़ना तुम्हारा काम है, करते रहो. थॉट्स आते रहेंगे. अर्जुन ने पूरा युद्ध पूरा निगेटिव थॉट में पड़ा. अच्छा, युद्ध खत्म हो गया, अर्जुन जीत गया, तो एंड में उसको क्या पता चलता है? उसके सबसे बड़े भाई को ही उसने मार दिया, कर्ण को. तो सोचो, निगेटिव थॉट वहां पे भी खत्म नहीं हुए. तुमको निगेटिव थॉट का एक और एग्जांपल बोलता हूं. मैं सीए फाइनल पास हो गया. मेरे को अभी तक लास्ट 6 महीने तक मेरे को बुरे सपने आते थे कि मैं सीए फाइनल फेल हो गया. मैंने इतने सालों में, 14 सालों में, मैंने 3 बार उठ के मार्कशीट देखा है सीए फाइनल का सवेरे सवेरे कि मैं पास हो गया वो करके. दे विल कीप ऑन कमिंग. इफ इट इज अ माइंड, इट इज बाउंड टू बी बोथ वेज, गुड और बैड. और ऐसा नहीं है कि बैड हमेशा खत्म हो जाएगा. मेरे को अभी तक आते हैं तो तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम पढ़ते रहो, पर मैं पास हूं. दैट इज रियलिटी. इज इट वेरी क्लियर? और कोई दिक्कत? चलो डन. सबको समझ में आया? सो आई होप सो सेशन आपके काम में आया होगा. पढ़ाई अच्छे से करना. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. यू आर जस्ट अ स्टूडेंट. और जब भी ऐसा लगे कि कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, सोचना 7 बिलियन लोग एंड करोड़ों बिलियन गैलेक्सी काम में कर रहे अपने हिसाब से. तुम ही अकेले हो जो बहुत डिस्टर्ब हो. इज इट वेरी क्लियर? चलो आज के लिए काफी करते. सॉल्व फॉर टुडे. हैव ए नाइस. मैं आई डोंट वांट टू डू दिस, बट मैं अब मजबूर हूं ये चीज करने के लिए. आ जाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अरे थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच बेटा. धीरे धीरे, आराम से आराम से. मेरा शुगर हाई होने वाला है मंथ में. थैंक यू सो मच बेटा. ठीक है. और स्कोर क्या है सबके? 200 बीच. नालायक. ओके. चलो, फाउंडेशन के कुछ बच्चे आए ही है तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाए. इनकी ही परीक्षा नेक्स्ट वाली है सितंबर वाली. सो दे आर सितंबर बैच. सो मेरे को सिर्फ ये चाहिए हर एक बंदे से. मैं आपको माइक भी दूंगा एंड पॉसिबली अगर हो तो अच्छे से गाइड करना. हाँ प्लीज. मतलब जैसे तुम क्लास में बैठते थे वैसा मत गाइड करना. थोड़ा अच्छे से गाइड करना और बोलना कि तुमने तुम्हारी तरफ से सिर्फ बेस्ट क्या दिया है. ठीक है? व्हाट यू डिड द बेस्ट, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू से. ये सब जमा करके कर लेंगे क्योंकि कल के रिजल्ट का परसेंटेज देख के इनकी ऑलरेडी फटी पड़ी है. ठीक है? और मैं तुम सबको सबसे पहले बधाई दे दूं. ये जो लास्ट वाला कल का रिजल्ट है, मैं लेट मी टेल यू एवरीवन, सीए फाइनल का रिजल्ट 19% था. 20% प्रोबेबली. सीए इंटर का रिजल्ट 19% था. सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 15% है. और अगर उस रिजल्ट में ये बच्चे पास होते ना, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके. मीन्स मैं मजाक नहीं बोलता. इंस्टीट्यूट ने 30% से रिजल्ट सीधा 15% पे लाया है. दिस इज वेरी ड्रास्टिक चेंज. ये नो वन हैज एवर एक्सपेक्टेड एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ट्राइमेस्टर अटेम्प्ट. एक्चुअली नंबर ऑफ बच्चे साल भर में उतने ही पास होने वाले हैं. अगर आप 2 अटेम्प्ट के 30% गिन लो 75-80,000 स्टूडेंट में से, तो 8-24 50,000 बच्चे पास करेंगे वो साल भर में. अभी 15% के हिसाब से 45 से 50,000 बच्चे ही पास होंगे. सो दिस इज बिंग. इससे होगा क्या? जितना शार्पर, जितना मेहनती बच्चा है वो पास होगा. मैंने कुछ दिन पहले शायद तुम्हें बोला था कि अगर आप शार्प हो तो आप फाउंडेशन पास हो जाओगे. नाउ आई टेक बैक माई स्टेटमेंट. आप अगर मेहनती और कंसिस्टेंट हो तो आप फाउंडेशन पास हो जाओगे. ठीक है? शार्पनेस इज जस्ट योर एडिशनल एडवांटेज. ठीक है? सो आप सबसे मेरे को एक चीज चाहिए. तुमने तुम्हारी तरफ से बेस्ट क्या किया, वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर यू थिंक कि आपका क्वालिटी है. ठीक है? सिर्फ एक बार बोल दीजिएगा. ठीक है? ओवर टू यू. हेलो. अरे वाह. आपको ये बोलना है. शांति. एक बच्चों, देयर इज नो नॉनसेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल
वो कुछ तो भी अचीव करके आए हैं। अगर तुम इनसे उनके गाइडेंस के जगह गाना सुनना चाहते हो ना, तो इट इज टोटल लॉस। सो डोंट डू नॉनसेंस। आपको ये बोलना है कि इन फाउंडेशन आपने आपका क्या बेस्ट किया जिसकी वजह से आपको लगता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, प्लीज बी इन द सेंटर स्टेज पे। ठीक है, यस। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मत करो यार। ओके, वी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट का 1.5-2 months डिलीजेंटली पढ़ाई करो एंड अच्छा बचा 1 महीना। ओके, फिर तो बहुत पढ़ाई करो एंड क्लासेस अटेंड करो। सर का राइटिंग प्रैक्टिस पक्का से अटेंड करो लॉ के लिए, दैट हेल्प अ लॉट। जो 100 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हमने लिया था, नहीं ओके, जो 100 क्वेश्चंस हमने राइटिंग प्रैक्टिस लिया था, जिसका प्लेलिस्ट मैंने आपको दिया है, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड विद देम ओनली। ठीक है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। सो ये फेस टू फेस में आके मैं मॉर्निंग में सवेरे 1-1.5 घंटा सेशन एक्स्ट्रा लेता था। सवेरे हमारी 8-9 बजे की क्लास होती थी, ये 7-8 बजे आ जाते थे। बहुत कम लोग रहते थे। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस वी हैव स्टार्टेड रफली विद द 250-300 स्टूडेंट। एंड में हमारे बैच में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 40-50 ही बचे रहते थे, लास्ट तक के जितने हमारे लेक्चर खत्म हुए उनमें से ये थे प्रोबेबली। एक तो घर से दिख रहे थे, नहीं तो यहाँ से दिख रहे थे। सो दैट इज अ थिंग फॉर लॉ एटलीस्ट। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, सिर्फ लॉ में राइटिंग का फायदा या बाकी सब सब्जेक्ट में भी? मोस्टली तो लॉ में ही। चलो गुड। सो मेन इज राइटिंग, दैट इज अ थिंग। ओके, नेक्स्ट वन। आपका नाम भी बोलिए प्लीज। विराज, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट विराज शिंदे। मराठीतच बोलतो। मला फर्स्ट टेस्ट सिरीजला लिटरली 25 मार्क होते लॉला आणि आत्ता मला 60 मार्क आहेत, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दर्शन सर। आणि म्हणजे ही डिझर्व्स, ते खूप जास्त डिझर्व करतात ते आत्ता जेवढे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासमोरपेक्षा। म्हणजे एक तुमचे संजू सॅमसंग आत्ता त्यांना म्हणालो मी, डिझर्व खूप करतात। पण तुम्हाला पास व्हायचं असेल तर फक्त आता तुम्हाला वाटत असेल की बस एवढंच, त्याच्यापासून फक्त एक अर्धा तास अजून जास्त, थोडंसं अजून जास्त, जिथं तुम्हाला वाटतं की आता ह्याच्या पुढे नाही होणार, त्याच्यापासून थोडंसं जास्त केलं ना तर होऊन जाईल नक्की। एवढंच। That is a very good tip. What we might be, मैं इसको रख देता हूँ। माइट बी ये लोग अभी पास हुए हैं, इतने ज़्यादा एज नहीं है, माइट बी पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा कम होगा, बट व्हाट ही मीन्स टू से, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ही मीन्स टू से वॉट एवर इज योर बैरियर, इफ योर बैरियर इज स्टडिंग 4 hours, ब्रेक इट। इफ योर बैरियर इज स्टडिंग 10 hours, ब्रेक इट। बिकॉज वंस यू डू इट देन ओनली एफिशिएंट स्टडी स्टार्ट्स बेसिकली। तो डेली आप बैरियर के बाहर जाओ, एंड प्रोबेबली उन्होंने किया है इसलिए उनके स्कोर आए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ये रिजल्ट वो वाला नहीं है, ठीक है, जो हम लास्ट टाइम तक के देखते थे। ये रिजल्ट वो वाला नहीं है, यहाँ बहुत टफेस्ट वाले ही चुने गए हैं प्रोबेबली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। हर्षवर्धन गाइज, सीए इंटर स्टुडंट। लॉ म्हणजे नसतो जास्त जणांचा फेवरेट, पण लॉ माझा सगळ्यात फेवरेट होता। असं नाही आता पास झालोय म्हणून ज्ञान देतोय तुम्हाला, पहिल्यापासूनच लॉ फेवरेट होता सब्जेक्ट। काय सांगायचं तुम्हाला आता, एवढे भारी शिक्षक आहेत तिथं, सर एवढे छान आहेत की त्यांच्यासमोर काही सांगणं म्हणजे स्वतःच हे चांगलं केल्यासारखं आहे। के लिए मक्खन लगा रहा है मुझे। डिस्काउंट। लॉ फक्त वाचू नका। लॉ ज्या वेळेस लॉचा अभ्यास करताना आपण वाचायला चालू करतो त्यावेळेस आपण स्वतःचीच नापास व्हायची तयारी करतोय। म्हणजे सरांनी एकदा सांगितलं होतं आम्हाला की ज्यावेळेस तुम्ही लॉ वाचताय, रीड करताय, लिहित नाहीये, त्यावेळेस एकदा आपण वाचलं आणि आपल्याला वाटलं की आपल्याला समजलंय, त्यावेळेस त्या आन्सर लिहायला बघायचं न सांगता पहिल्याच वाक्यात आपल्याला आपली लायकी कळून येते, पहिल्याच वाक्यात, दुसऱ्याला पण जायची गरज नाही। त्यामुळं जेवढं तुम्ही लॉ लिहिताल तेवढं तुम्हाला चांगलं आहे। आणि नंतर ज्यावेळेस तुम्हाला सवय होईल, पेपर फक्त 100 मार्काचा अटेम्प्ट करा, सर सांगतील तसं करा, तुम्ही पास होताल, बाकीचं काय नाही, सर सांगतील तसं करा फक्त। आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपके भी बैच में से आए थे, जो स्पेसिफिकली मराठी मीडियम से आते हैं, जिनको इंग्लिश के ऊपर इतना कमांड नहीं होता। नाउ ही स्पेसिफिकली स्पोक इन मराठी, दैट्स व्हाई आई विल आस्क हिम,
वेदर योर इंग्लिश इज गुड मुझे पता नहीं हो सकता है अच्छा भी हो. I got 94% in 10th, 88 in 12th. सी सो दिस इज अ थिंग. अगर आप इंग्लिश के ऊपर मेहनत करो बेसिकली तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा. दूसरी बात, आपको अगर ये लगता है कि इंग्लिश का लॉ कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क है, बेसिक याद रखना, लैंग्वेज से बहुत कम फर्क पड़ता है, मेन कंटेंट से फर्क पड़ता है. इवन दो इंग्लिश इज गुड, आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या लैंग्वेज से सच में फर्क पड़ता है या तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है? आधे बच्चों का दिक्कत क्या है कि उनको लगता है लॉ में लैंग्वेज मैटर करता है. अरे तेरा कंटेंट ही ढपा हुआ होगा तो लैंग्वेज का करेगा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना भी ब्यूटीफुल इंग्लिश लिख ले तू, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर तेरा लैंग्वेज से एक्चुअल फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट से बहुत ज्यादा पड़ता है. ओके, नेक्स्ट वन. यस, नाम बोलिए. जीवन मेरा नाम. यस, सीए इंटर स्टूडेंट. मुझे लॉ से घिन आती थी बहुत ज़्यादा. बिल्कुल नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में. नहीं अच्छा. बाद में पढ़ना पड़ा. जब सी टेस्ट पास हो गए इसका मतलब ये नहीं कि लॉ फेवरेट होना ही चाहिए. अभी भी ऐसा हो सकता है कि लॉ अनफेवरेट ही रहे, ठीक है, बट आई विल स्टिल ट्राई कि इंटर में फेवरेट हो जाए. बाद में जब टेस्ट सीरीज में देखा फेल हो गया तो पढ़ना पड़ा. तो सर ने जो बोला था कि ये पढ़ के जाओ ये आएगा, वही पढ़ा. जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें से जो सर ने बोले थे इम्पोर्टेंट है वही आए, और वही करके इंपॉर्टेंस मैं आपको भी दूंगा, सिर्फ अभी मत मांगना. पहले पूरा सिलेबस होने दो. तुम इंपॉर्टेंट बोली, अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे. सर उतना ही बोला हूँ, उतना ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है. नहीं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, दे माइट बी लकी कि जो मैंने बोला वो आया. तुम्हारे केस में ऐसा होने की गारंटी नहीं है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं आप अनलकी हो, पर अब जो सत्य है वो तो है ना. ओके, एक चीज तुमने इसके बोलने पर से अगर नोट की होगी, टेस्ट में जब पता चला तो समझ में आया कि पढ़ना चाहिए. तो टेस्ट देना है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा है उसका तो कर ही रहा हूं, ठीक है. तो टेस्ट देना है, तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो. एंड दैट इज अ थिंग. अगर उसने टेस्ट नहीं दिया रहता तो उसको ये वेकअप कॉल कभी नहीं आया रहता. सी, हर एक पर्सन से एक एक टेक लेके जाओ. एक ने बोला है बैरियर ब्रेक करना है, एक ने बोला है कि भाई साहब तुमने कंसिस्टेंट रहना है, एफर्ट्स डालने हैं, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, ठीक है. सो यू शुड अंडरस्टैंड. वन द गर्ल सेड दैट 1.5-2 महीना एंड की पूरी जान लगा दो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है. मोर समथिंग. और सर जो क्लास लेते हो करो, अटेंड करो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. क्योंकि नहीं ये नहीं बोला तो इट्स ओके. ठीक है, चलो गुड, नाइस, हैव अप्लॉज. नाम बोलिएगा. दर्शन हियर. दर्शन, तूने तो पास होना ही चाहिए भाई. लॉ में .40 है. कोई बात, बहुत अच्छा बात. मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को 40 मार्क है इसलिए. नहीं सर, सी डोंट टॉक अबाउट लॉ, टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट. हाँ, अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो. क्वेश्चन बैंक है ना, मॉड्यूल के पीछे सब आंसर वगैरह सब सॉल्व करो. और लॉ के जो मतलब मॉड्यूल के पीछे रहते हैं समरी वगैरह, वो रीड करो पेपर के जाते रहे. गुड. राइटिंग प्रैक्टिस किया था लॉ का? हाँ किया था. ना ये भी हो सकता है. सी, ये भी हो सकता है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करो तो भी, पर ये कंफर्म है कि राइटिंग प्रैक्टिस करोगे 40 तो आ ही जाएंगे, ठीक है. नाउ दे वांट टू नो अबाउट मैथ्स. मैथ्स के लिए पेपर टफ था हमारा. मतलब सैम्पलिंग वगैरह आया नहीं था. MCDMD 15 मार्क्स का था. तो मैंने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरे को 60 मिले. ओह, बेसिकली आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होगा देन, अकाउंट्स मैथ्स वगैरह, कैलकुलेटिव. हाँ, थ्योरी थोड़ा वीक होगा. मतलब मेरा इंग्लिश थोड़ा कम है. इंग्लिश थोड़ा कम हाँ, है, इसलिए. दैट्स फाइन, इट्स ओके. ठीक है, चलो हैव अप्लॉज. गुड. तनिष या. तर लॉसाठी मी स्वतःचे नोट्स प्रिपेअर केले होते आणि सरांची रायटिंग प्रॅक्टिस पण हे अटेंड केली होती. तर मी फक्त सांगतो की जे तुमचं झालं आहे आधीच, तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही कॉन्फिडंट आहात की एक टॉपिक तुमचा झाला आहे, तर तोच परत रिपीट नका करू. कारण मी आधी असं करायचो टाईम घालवण्यासाठी फक्त म्हणून. आणि मॅथ्सचं तर मला काही नाही, माझं कमी होतं लाईक मॅथ्ससाठी. मी 59च अटेम्प्ट करून आलो होतो बस. बाकी ज्याच्यामध्ये स्कोअर केलं आहे. सो हाऊ मच यू गॉट इन मैथ्स? मॅथ्स 59 अटेम्प्ट केले, 59च पडले. 50. हां. इसे कहते हैं परफेक्शन. पर इससे नालायक को तुम बुरा लेसन मत लेके जाना कि मैं 60 का ही करूंगा, 60 ही लेके आऊंगा, ठीक है. प्लीज डू अंडरस्टैंड. ये सी,
इनमें से जो चीजें इनके साथ हुई है ना लकीली, प्लीज हैव अ थिंग कि उन्होंने माइट भी किधर तो भी इतना अच्छा मेहनत किया है जिस वजह से इंस्टीट्यूट को उनको पूरे मार्क्स देने पड़े। ठीक है, इतना परफेक्शन अगर तुम्हारी धमक भी होगी, तुम्हारी इच्छा भी होगी, तो इतना परफेक्शन मीटअप करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, हैव अप्लॉज, नाइस वन। ठीक है, नेक्स्ट। हाय गाईज, माझं नाव अभय आहे. लॉसाठी मी एवढंच सांगेन की डेली प्रॅक्टिस करा, रोज करा आणि कन्सिस्टन्सी खूप गरजेची आहे लॉला. परत सर आपले जे रायटिंग प्रॅक्टिस घेतात ते कंपल्सरी अटेंड करा, कारण क्वेश्चन आन्सर शेवटी आपल्याला पेपरमध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे होते. रायटिंग प्रॅक्टिस खूप गरजेची आहे आणि कन्सिस्टन्सी इज द की. लाईक सगळे फॅकल्टी आपल्याला तेच बोलतात आणि मी तेच म्हणेन की कन्सिस्टन्सी हवी. दैट्स नाइस, वेरी गुड. हेलो, नीला हियर. मेरे बेटे का नाम नीले है. नाइस नेम हाँ. सगळ्यांनी सांगितलं तसंच कन्सिस्टन्सी खूप गरजेची आहे आणि लॉ आणि अकाउंटसाठी स्पेसिफिकली क्वेश्चन्स लिहून प्रॅक्टिस करा, कारण पेपर खूप लेंदी येतात, लोकांचे राहतात. आणि माझा पण लॉचा पूर्ण नव्हता झाला, मी 93 अटेम्प्ट केलेला आणि मला 50 मिळाले. पण रायटिंग प्रॅक्टिस गरजेची लॉसाठी, कन्सिस्टंटली रिव्हिजन आणि मॅथ्स आणि ह्याच्यासाठी सर सांगतील तसंच करा, बाकी काय नाही. हाय, मेरा नाम अनीश है. मराठी तो नहीं आती मेरे को. पर जो सब्जेक्ट्स की देखे तो लॉ छोड़ के जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है ना, आई डिडंट टेक इट सीरियसली. बहुत इजी है सारे. लॉ मेरे लिए बिल्कुल नहीं जमता है मेरे को. पास हुआ है ऐसे नहीं बोल सकते उसको. ना अंडरस्टैंड. नहीं, एक सेकंड होल्ड. वॉट एवर इट मे बी, यू आर हियर टू टेक समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम समवन. दे आर नॉट हियर टू गिव समथिंग नेगेटिव. तुमको ये चीज समझ में आ रही है, उसके 3 सब्जेक्ट परफेक्ट है, इसके पीछे का तुम्हें काम नहीं पता कितना किया होगा. ही माइट बी लर्न इट इन 11, ही माइट बी लर्न इट इन 12. कोई भी पर्सन बॉर्न कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट करके नहीं आता. प्लीज डू अंडरस्टैंड. उसे वो इजी लग रहा होगा क्योंकि उसने उसके पास्ट लाइफ में माइट भी 10-15 साल जितना भी पढ़ाई किया उसमें उसका कैलकुलेटिव बाकी सब चीज़ों के ऊपर कमांड होगा. तो उसको, सो यू शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव. चीज़ों को तुम ये मत क्रिएट करो कि नहीं भाई इसके लिए तो टेकन एज ग्रांटेड है. माइट भी वो पढ़ने की, जैसे आपने बोला मशीन होगा, बट क्या वो बॉर्न मशीन था पढ़ने का? क्या पैदा होते से क्या बुक लेके बैठा था क्या? ऑब्वियसली नॉट. ही हैज मेड इन दिस वे. उसने खुद को ढाला है. सी, इट टेक्स मेनी नाइट्स टू टेक अ सक्सेस ओवरनाइट. प्लीज डू अंडरस्टैंड. एक ही दिन की बात नहीं होती है. और अगर वो सक्सेस, वो अगर पढ़ने की मशीन है तो टेक अ पॉजिटिव थिंग, तुम भी बन जाओ. रोका किसने? तुम्हें पढ़ने की मशीन बनने से रोका है किसी ने? ऑफ कोर्स नॉट. बी देयर. नेक्स्ट टाइम तुम यहां खड़े रहो तो सब लोग तुमको भी यही बोले. और सीए में पढ़ने की मशीन से बेटर क्या है? और क्या चाहिए तुम्हें? राइट? नॉट ओनली सीए, आगे भी कुछ डिग्री करने, मैंने उस दिन भी बोला था. यू शुड डू इट. यस प्लीज. जैसा सर ने बोला, अभी पढ़ रहे हो तुम तो ऑब्वियसली तुमको डिफिकल्ट लगेगा ही. वो सिलेबस इतना ईजी है भी नहीं. इंटर के कई टॉपिक्स लाए हैं तुम्हारे लिए, बट योर गोल इज कि एग्जाम के डे पे तुमको वो ईजी जाना चाहिए. उसके लिए जो भी लगता है, पढ़ाई, कंसिस्टेंसी तो सबने बोला ही है. इनफैक्ट गेट योर डाउट्स क्लियर. सर के बाद साथ कितनी बार मैं क्लास के बाद रोकता था उनको, आप भी मत जाने दो इनको. और बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास तो अच्छे से होना ही था. मेरे को लॉ के अंदर एग्जाम देने के पहले भी बाद में भी ऐसे एक डाउट था मन में कि मे बी आई वुड फेल, बट जितना सर ने राइटिंग प्रैक्टिस बोला था उससे ज़्यादा ही किया मैंने इनफैक्ट. एंड वही मेन मेरे ख्याल से मेरे को तो हेल्प किया लॉ में पास होने के लिए. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई डोंट नो कितना करना है. वैसे पूछना चाहिए, व्हाट इज द स्कोर इन लॉ? मेरे लिए 336 एंड लॉ में टोटल 67 इन द लॉ. ठीक है. अच्छा, मेरे से जो बोला उससे ज़्यादा. और ये वो बंदा है जो ये बोल रहा है कि मेरी फटी पड़ी थी. नाउ 67 इन द लॉ. ये जो स्कोर है, दिस इज सम काइंड ऑफ, अगर सीए फाउंडेशन में रैंक्स होते उस लेवल के स्कोर को माना जाता है. ठीक है. सो दैट इज अ गुड थिंग. हैव अ बिग अप्लॉज फॉर हिम प्लीज. थैंक यू. हेलो गाइस. सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा तो पहले तो अकाउंट्स है. अकाउंट्स में फाउंडेशन में परफेक्शन के लिए जाओ ही मत. लाइक मेरा पेपर में सिर्फ एक ही सम टैली हुआ था, उतना ही ठीक है. मेरे को 75 आ गए थे. तो वही परफेक्शन के लिए मत जाओ, टाइम वेस्ट होता है बस.
नाउ ही व्हाट मीन्स टू ही व्हाट मीन टू से कि प्रैक्टिस के वक्त यू शुड ट्राई कि तुम्हारे आंसर्स टैली हो, एग्जाम में तुम टैली करने में मत जाओ. हाँ वही, अगर नहीं हो रहा है छोड़ ठीक है? दो, जितना आ रहा है उतना करके. लॉ में स्पेसिफिकली तो सर ने पूरा करा के लिया है, बिठा के लाइक रात को 9 बजे तक भी बैठे हैं हम इधर ही राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. या उनका मेरा लास्ट बैच था, तो कई बार मेरे शेड्यूल सवेरे के मॉर्निंग के होते थे, कई बार शाम के होते थे, थैंक्स टू मनीष सर. तो ऐसे केस में अगर रात को 7 साढ़े 7 बजे मेरा लेक्चर खत्म होता है तो उसके बाद में भी हम 1.5-2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते थे. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि बच्चे बैठते थे. आई डोंट नो हाउ बट दे यूज्ड टू सिट. सी अंडरस्टैंड, हर एक सुन तो लो 2 मिनट. अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हारे के इनके केस में मैं एक चीज़ नहीं कर पाया इनके साथ. मैं आज से ये सोच रहा हूँ, मैं आज उसी का प्लान कर रहा था. तुम्हारे केस में अब राइटिंग प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट तुम्हारे हाथ में है, वी विल डू समथिंग मोर बेटर ना. उनके साथ में एक चीज़ नहीं हुई थी, मैं उनके चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं ले पाया था जो मुझे लेनी थी, बिकॉज मेरे को पहला डर ये लग रहा था कि वो लिख ही नहीं सकते, इसलिए मैंने उनका राइटिंग प्रैक्टिस लिया. तुम्हारे केस में राइटिंग प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट रेडी है. आई एम टेलिंग यू, आज से मैं प्लान कर रहा हूँ कि डे बाय डे वन डे ऑफ करके 1-1.5 घंटा रात को वर्चुअली लाइव स्ट्रीम में आई विल टेक अ चैप्टर वाइज रिवीजन फॉर फाउंडेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके आगे. ठीक है? सो दिस इज ऑलरेडी प्लान्ड, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स. क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, अभी ये चैप्टर वाइज रिवीजन अगर मैं पहले स्टार्ट करता ना और ये रिजल्ट नहीं रहता ना, तो तुम उस चैप्टर वाइज रिवीजन को सीरियसली देखते भी नहीं थे. आज तुम्हारी फटी पड़ी है, इसलिए अगर मैं आज से करूंगा ना तो दिस विल वर्क फॉर यू. ठीक है? सो दिस वॉज ऑलरेडी प्लान. जस्ट 1-2 दिन रुक जाइए, गेट मी अ टाइम. रात को, पर रात का समय ऑड वाला रह सकता है, 10-11 बजे के आसपास का रहेगा. घर पे मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए. दैट इज अ थिंग. वी विल स्टार्ट विद दिस. दूसरी बात, आंसर राइटिंग का प्लेलिस्ट रेडी है, तो आपके पास दोनों एडवांटेज है. इनके पास तो एक ही था आंसर राइटिंग के प्लेलिस्ट का, इनका हमने एंड में 1 डे रिवीजन लिया था, वो भी हाफ टॉपिक्स का ले सकते थे बिकॉज समय ही परमिट नहीं कर रहा था. तुम्हारे केस में वो चीज नहीं होगी, तुम्हारे केस में पूरा रिवीजन होगा, तो तुम्हारे पास डबल एडवांटेज है, तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. ठीक है? यस प्लीज. और मैथ्स का तो देखो, मेरा मैथ्स ऐसे बचपन से ही कुछ बहुत गंदा था टू बी ऑनेस्ट बेसिकली. तो जितना जीबी सर बोल रहे हैं ना उतना ही करो, उनके सारे क्लास अटेंड करो. मेरी एक गलती क्या थी, मेरा बैकलॉग बहुत बढ़ गया था लाइक लास्ट में, तो थोड़ा टाइम मेरा बैकलॉग क्लियर करने में गया, वो मत करो. मतलब और स्कोर आ सकता था मेरा, वो नहीं होता. तो जीबी सर बोलते हैं लास्ट में, वो भी बोलते हैं कौन से चैप्टर करके जाने. ट्रस्ट मी, उतना ही करो, अच्छे स्कोर आ जाते हैं. इकोनॉमिक्स तो है ही, मतलब आरजे सर बेस्ट है. वो थोड़ा बोलते बहुत ज़्यादा है, बस वो सुन लो बस. नहीं ना आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ आरजे सर के बारे में. तुम्हें नहीं पता, वो बंदे ने जो सब्जेक्ट उठाया ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत टफ था वो. आपको शायद नहीं पता, आरजे सर 11-12 मैथ्स भी नहीं है. वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, फिर भी वो जिस डेडिकेशन से तुम्हें पढ़ा रहा है और उसने जो बैकग्राउंड में मेहनत की हम देखते हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, इंटर का लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं जाएगा एक आध बार, और वो फाउंडेशन का लेक्चर पूरा प्रिपेयर करके आता है. नहीं बोलते हैं, मतलब वो नॉलेज ही रहता है उनका. लाइक तुम उनके ढंग से सुनोगे ना लेक्चर, लाइक वो लेवल का नॉलेज तो मतलब अनमैचेबल ही है वो, और अच्छे से पढ़ाते. लाइक उनका से सुनो तुम्हारा आधा तो वही हो जा रहा है. और उनके नोट्स भी बहुत अच्छे थे मैक्रो के लिए, तो मैक्रो उसमें से ईजी हो गया था. तो बस. और लास्ट महीने में हम लोग 4.5 घंटे भी सो के किए, तो 1 महीना मेहनत करो बस. हाँ, 4-4.5 घंटे सोए हम लोग सिर्फ. सब मैं 4.5 घंटा सोया हूँ भाई. इट्स सी अंडरस्टैंड. मेरा पास होने का रीजन है कि ये भी है, इधर आ रहे. हाँ, मेरे को रोज फोन करके गाली दिया इसने. तो ऐसा दोस्त ढूंढो जो रोज गाली देगा, पास हो जाओगे. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. रवि शाह, लॉ के लिए सर का राइटिंग प्रैक्टिस ही बस है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इजी है वो. मैथ्स के लिए मॉड्यूल के एमसीक्यूज सॉल्व करो, और इको आरजे सर बेस्ट है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, सर से गाना गवा तो पास हो गया. हो गया एक. सर को गाना बहुत पसंद है. नहीं, मेरे को गाना इट्स बून, बट गाना सीरियसली ये भाई को माइक देना नहीं चाहिए. ठीक है, मैं गाऊंगा, डोंट वरी. व्हाट ना 2-3 लोगों ने जो बोला उसे टेक क्या लेके जाना है. पहला,
दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है। अभी तक अगर सोए हो तो जाग जाओ, 4 घंटा ही इसके बाद में सोना है, पढ़ना है। और अभी तक अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तुम 8 घंटा भी सो सकते हो, लेकिन अभी तक कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो, अदरवाइज नहीं। दूसरा, संगत का असर होता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारी संगत क्या है वो भी चूज कर लो। अगर आज तुम्हारा फ्रेंड टाइम पास करने वाला होगा, सीधी बात है, गाली देने का सीधा करने का। ठीक है, सिंपल एज दैट। बोलना तेरे को तेरे भविष्य की चिंता नहीं है, मुझे मेरे और तेरे दोनों के भविष्य की चिंता है। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? अदरवाइज तेरे बच्चे बड़े होके मेरे को गाली देंगे। इज इट वेरी क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार सबके लिए तालियां हो जाए। और है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बाप रे बाप, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी मैंने कांग्रेट्स। आप मेरे मुंह मीठा कर लो। हुई? अरे बाप रे, थैंक यू सो मच बेटा। नहीं नहीं, बस बस, बहुत मीठा खाना हो जाएगा अभी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। आप खाइए पहले, मैंने मैंने कांग्रेट्स। बेस्ट ऑफ लक बेटा, मेरी मैंने कांग्रेस बेटा। मीठा खाने की आदत डालो, ये बहुत जरूरी है। ये शुगर पूरे इंटर में काम में आएगी। बेस्ट ऑफ थैंक यू सो मच बेटा, मैंने मैंने कांग्रेट्स। थैंक यू। ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैं इसको कहाँ रखूँ? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।